गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करें स्टार्ट। चलिए, लास्ट यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 5, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगेन, लेकिन इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई है। एक है एफडीआई और एक एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो आपके फॉरेन, एफआईआई के बारे में सुना होगा ना आपने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे कैपिटल मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बस उसी को हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये दो तरीके से इंटरनेशनली कैपिटल मूव होता है किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच। तो एफडीआई के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। एफपीआई के फायदे भी है, नुकसान भी है। कैसे होता है एफडीआई, कैसे होता है एफपीआई, ये हमको इस चैप्टर में देखना है। अगर आप लोग आज 9:15 बजे तक या 9:20 तक साथ देते हो तो आज ही कंप्लीट होता है, नहीं तो फिर कल का दिन तो लगना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, आराम से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक बार जब मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वी शैल लुक नाउ इनटू इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, मोर प्रिसाइसली इनटू व्हाई डू कैपिटल मूव अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच मूवमेंट। मतलब ये चैप्टर में हमको क्या देखना है, क्यों कैपिटल एक नेशन से दूसरे नेशन में जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि उससे क्या फर्क पड़ता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एक नेशन से दूसरे नेशन में। कैपिटल मूवमेंट्स होना चाहिए, हाँ। कोई रिच है, कोई पुअर है, तो रिच वाले के रिसोर्सेज पुअर के काम आ जाएंगे, और रिच वाले के पास जो अबंडेंट पड़े हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये कैपिटल मूवमेंट्स होता है। अब इसके अंदर है टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल मतलब इसके अंदर एक फॉरेन कैपिटल एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी में अलग अलग रास्ते से जाता है। वो रास्ते क्या है वो हमको देखना है। सबसे पहले तो मदद कर देते हैं कई बार, फॉरेन एड और असिस्टेंस विच मे बी बोरोइंग बाय विच टेक प्लेस फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफपीआई और एफडीआई। 4 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन एड असिस्टेंस मतलब ये हो गई मदद, मदद दे दी आपको। ठीक है, जैसे यूएसए गवर्नमेंट पाकिस्तान की कई बार मदद करती है, इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश वगैरह की मदद कर देती है। तो ये मदद की है तो पैसे वापस मांगेंगे क्या? न, एक बार आपने किसी को मदद कर दी तो पैसे वापस नहीं मांगे जाते। ठीक है, ये वो मदद, जैसे इंडिया के अंदर पोलियो इरेडिकेशन के लिए बिल गेट्स ने मदद दी, पूरी दवाइयाँ सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया, तो ये मदद है, वापस नहीं जाती। ठीक है, हाँ डोनेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा दान नहीं बोला जाता है, यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। फॉरेन एड और असिस्टेंस विच में बी बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ, ठीक है। डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है। इट मे बी यूनिलेटरल और बायलैटरल। यूनिलेटरल मतलब यूएसए ने सीधा इंडिया को दे दिया, यूनिलेटरल। यूएसए ने इंडिया को दिया और इंडिया ने बदले में कुछ और उसको दिया, ये होता है बायलैटरल। हमारे पास जो अबंडेंट था हमने उनको दे दिया, उनके पास जो अबंडेंट था उन्होंने हमको दे दिया। ट्रेड नहीं कहलाएंगी, मदद कहलाएगी। या हमको जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने दिया, उनको जब जरूरत पड़ी हमने भिजवा दिए। हाई बात समझ, ये होता है बायलैटरल। मल्टीलैटरल भी हो सकती है, मल्टीलैटरल। अब इसके अंदर पता है क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट जिनके पास पैसे हैं वो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कर देती है, और वर्ल्ड बैंक बदले में अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन देती है या मदद दे देती है। यानी मुझे अगर आपको मदद करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, किसी और के थ्रू कर दूंगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये लोग मदद करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट हु पुल फंड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग फंड्स डालते हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक। इसके बाद एक आता है टाइड एड। टाइड एड मतलब आपको मदद तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ एक गांठ और बांध के दे रहे हैं। क्या? ये मदद हम आपको इस चीज के लिए दे रहे हैं, एग्जाम्पल कंडीशंस के साथ। जैसे ये पैसा मैंने आपको दिया, आपको इसको पोलियो इरेडिकेशन में यूज करना है, आपको इसको स्लम डेवलपमेंट में यूज करना है, आपको इसको कैंसर वाले लोगों के लिए यूज करना है, इसको बोलते हैं टाइड एड। कोई तो भी कंडीशन साथ में डाल दिया। विथ स्ट्रिक्ट मैंडेट्स रिगार्डिंग यूज ऑफ मनी, और अनटाइड एड वेयर देयर इज नो सच स्टिपुलेशन। टाइड एड भी हो सकती है, अनटाइड। अनटाइड मतलब कुछ नहीं, आपको दे दिया, आपको जैसे यूज करना है कर लो। फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ग्रांट्स मतलब फॉरेन से कोई ग्रांट आती है, वॉलंटरी ट्रांसफर। वॉलंटरी यानी अपने आप ट्रांसफर किया। जैसे
कई बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? जैसे मान लीजिए चेन्नई में कुछ 1-2 साल पहले फ्लड आए थे, तो हर लोगों ने इंडिया के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किए थे। उन्होंने मांगा था क्या? नहीं, वॉलेंटरीली आपने कुछ ना कुछ भिजवाया था। वैसे ही इंडिया में कुछ होता है या फॉरेन में कुछ होता है तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट मदद भिजवाती है वॉलेंटरीली। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर बाय दैट गवर्नमेंट। वो कंट्री की गवर्नमेंट हमको डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। अब बोरिंग रहता है, एक तो ये हो गया बोरिंग मतलब उधार लेना, ठीक है। डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोन ले सकती है। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। सॉफ्ट लोन्स, द एग्जांपल फॉर एफिलिएट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक सच एस आईडीए, आईडीए मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इनसे सॉफ्ट लोन ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बोलते सर कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, तो ये इसके लिए मैं कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाऊंगा क्या? नहीं। तो ये हो गए सॉफ्ट लोन्स, इसमें इंटरेस्ट रेट भी कभी रहता है कभी बहुत कम रहता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो इंडियन कंपनीज बाहर की बैंकों से बोरो करती है। जैसे मुकेश अंबानी को लोन चाहिए था तो जापान से लोन लेके आए, क्यों? सस्ता पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल यानी अपनी कंपनीज जो बाहर से बोरो कर रही, तो उससे भी तो पैसा आ रहा है ना कंट्री के अंदर। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट देना पड़ता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट आता है, इससे भी कैपिटल मूवमेंट होता है। तो इसकी क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है, उधार भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको 1 महीने के, 2 महीने का, 3 महीने का वहाँ का सप्लायर उधार देता है या वहाँ की बैंक उधार देती है, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी। कुछ एनआरआई रहते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उधार दिया तो समझा नहीं मैं। हम्म। उनको उधार नहीं देना तो एलसी ले लो, बैंक क्रेडिट दे देंगी। हाँ, बैंक पेमेंट करती है, कभी उधार भी देती है। कई साल अगर आपके बिजनेस से हो गए, मतलब वो आपको अच्छे से जानता है, आप उनको अच्छे से जानते हो, तो उधार भी देते हैं। जनरली रहती है बैंक गारंटी बीच में, एलसी जिसको आप बोलते हैं। 1 महीने का क्रेडिट रहता है, अगर आप नहीं दोगे तो बैंक देंगे, ऐसा रहता है। वो नीरव मोदी वाले केस में वैसा ही हुआ था। उसने दिया नहीं बैंक को, बैंक देती गई, उसने दिया ही नहीं, बैंक को चूना लगा दिया, ऐसा। डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन, कुछ वहाँ के जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अगर हमारे यहाँ के पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, एफडी कहीं पे भी डिपॉजिट करते, तो वो क्या हो गया? अरे कैपिटल मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हम पढ़ क्या रहे हैं? फॉरेन से कैपिटल हमारे यहाँ कैसे आता है, या वाइस वर्सा हमारे यहाँ से वहाँ कैसे जाता है। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कैपिटल मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किस टाइप से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फायदे क्या नहीं, ये सब हमको चैप्टर में पढ़ना है। सिंपल चैप्टर है एकदम। और डिटेल में पता है किसको पढ़ना है? ये इसको, ये दोनों को, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। एक है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, सिक्योरिटी खरीदेंगे। ये कौन खरीदता है? आपके FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सिमिलर अदर एंटरप्राइज। आपको मैंने बताया होगा FDI जो रहता है, मतलब वो कंपनी इंडिया में आएंगी, ज़मीन खरीदेंगी, लेबर, मशीनरी सब कुछ लगा के प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगी, इसको बोलते हैं FDI। और FII सिर्फ हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रिटर्न्स कमाने का काम करते हैं। यानी पहले वाले जो FDI वाले हैं वो सब कुछ लगा रहे हैं, और FII वाले क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसे लगा रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी पैसे निकाल के ले जाएंगे। उनको सिर्फ हमारे कैपिटल मार्केट के प्रॉफिट से मतलब है, और ये लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ करके प्रोडक्शन करके इंडिया का GDP बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो FDI इज वाइफ एंड FII इज गर्लफ्रेंड, ये ध्यान में रखना। अब FDI क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कितने तरह के FDI आते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे FPI, ठीक है। व्हाट इज FDI? FDI इज डिफाइंड एज प्रोसेस whereby resident of one country, अब ध्यान से सुनना, या थोड़ा सा होम और होस्ट के अंदर ट्विस्ट है। जैसे हम लोग क्या है, कई बार होम कंट्री यानी इंडिया समझ लेते हैं, ये गलती होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है वो है होम कंट्री,
और जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो है होस्ट कंट्री। ये दिमाग में बर्फ घस के डाल लो अच्छे से, नहीं तो एग्जाम में गलती करोगे। क्या बोला मैंने? जो कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन हो गया? होम कंट्री। और जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा है? होस्ट कंट्री। समझ आई बात? थोड़ा उल्टा लगता है लेकिन अब यही है, इट इज अ फैक्ट। ठीक है। FDI is defined as a process whereby resident of one country acquires ownership of an asset in another country, that is host country, and such movement of capital inflows ownership, control as well as management of the assets of the host country. This is called FDI. For example, Samsung India Limited बोल सकते हैं? सैमसंग की फैक्ट्रीज है, Xiaomi MI वाले, उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो Xiaomi की अगर बात करूं, MI वाली कंपनी की, तो होम कंट्री कौन सा हुआ? चाइना इज होम कंट्री। और होस्ट कंट्री क्या कौन सा हुआ? इंडिया। जब भी मैं इंडिया में FDI की बात कर रहा हूं तो इंडिया इज होस्ट कंट्री। एंड वैसे, और इंडिया ने अगर कहीं किया तो इन्वेस्टमेंट, इंडिया वाले ने कहीं इन्वेस्ट किया तो इंडिया हो जाएगा होम कंट्री, और जिस कंट्री में किया वो हो जाएगा होस्ट कंट्री। समझ आया क्या? एग्जाम में नहीं तो गलती करूंगा। अब IMF के हिसाब से FDI क्या होता है, ये 3-4 अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू IMF मैनुअल ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे एक वर्ड रह गया, यहाँ FDI लिख दो। According to IMF manual on balance of payment, FDI is all investment involving a long-term relation and reflecting a lasting interest and control of resident entity in one economy in an enterprise resident in an another economy other than that of direct investor। समझा गया? IMF मैन के हिसाब से, IMF की मैनुअल के हिसाब से FDI क्या होता है? ऑल इन्वेस्टमेंट, वो सारे इन्वेस्टमेंट जिसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और लास्टिंग इंटरेस्ट है। अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हो तो आप आसानी से डूबने दोगे क्या उसको? नहीं, आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, फैक्ट्री अच्छे से चलना चाहिए और लास्टिंग इंटरेस्ट रहता है। काय में? कंट्रोल भी रहता है साथ में, कंट्रोल ऑफ रेसिडेंट एंटिटी, यानी जिस इकोनॉमी, इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द रेसिडेंट एंटिटी एंड वन इकोनॉमी in an enterprise, for example Samsung India Limited, resident in an economy other than that of direct investor। इंडिया इज द डायरेक्ट इन्वेस्टर जहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है FDI। मैं सैमसंग इंडिया लिमिटेड, मैं सैमसंग हूँ, सैमसंग USA, सैमसंग इनकॉर्पोरेशन, मैंने क्या किया? यहाँ पे इन्वेस्ट किया। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया? मैंने खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम है सैमसंग इंडिया लिमिटेड। बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। तो IMF ने भी उस हिसाब से डेफिनेशन दिया, दैट मीन्स सैमसंग इनकॉर्पोरेशन belonging to other economy is investing in Samsung India Limited belonging to Indian economy। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? Samsung Corporation belonging to USA other economy is investing in Samsung India Limited belonging to Indian economy। yes or no? अब कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सीधी बात है, तो डेफिनेशन भी प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रेट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टर, सीधी बात है, और वैसे भी दोनों है तो एक ही। अकॉर्डिंग टू IMF एंड OECD, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप 10% ऑर्डिनरी शेयर खरीद लेते हो, ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर, वोटिंग पावर वाले शेयर, कोई भी पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन में कोई नॉन रेसिडेंट अगर आके खरीद लेता है तो उसका लास्टिंग इंटरेस्ट हो जाता है और हम उस इन्वेस्टमेंट को FDI बोलेंगे। ऐसा इनकी डेफिनेशन है। क्या कहना चाह रही है? मैं आया फॉरेन से और मैंने विप्रो के अंदर 10% शेयर्स खरीद लिए, 10 या उससे ज्यादा, तो ऐसा माना जाएगा कि FDI किया। अब आप बोलोगे सर वो तो FII होना चाहिए। FII क्या 10% होल्डिंग खरीदते क्या किसी कंपनी में? आपको एक रूल मालूम है? सुनो पूरी बात। FII कहाँ से पैसा लगाते? स्टॉक मार्केट में। विप्रो के शेयर्स कहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट से। जैसे ही कोई इंसान 5% या उससे ज्यादा होल्डिंग, जैसे ही 5% होल्डिंग खरीद लेता है, उसको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन भेजना पड़ता है। मालूम है क्या रूल आपको?
मैंने बताया था शायद फाउंडेशन में, याद है? नहीं, नहीं है तो सुन लो। मेरी इच्छा होगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरी इच्छा होगी मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज ही खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, मैं शेयर्स खरीदना स्टार्ट करता हूँ, मार्केट से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मेरी 5% होल्डिंग टच होती है, आई हैव टू इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ लो मैं खरीद रहा हूँ, तो बीएसई को इंटीमेट करना पड़ता, सावधान मैं 5% होल्डिंग एक्वायर कर चुका हूँ। सेकेंड इंटीमेशन देना पड़ता है 8% पे, और खरीदा 8%, 8 है या 10 है एग्जैक्टली नहीं पता, और फिर शायद तीसरा इंटीमेशन 10 या 12% पे देना पड़ता है। ये इंटीमेशन से करता क्या है बीएसई? बीएसई रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंटीमेट करता है, सावधान कोई तुम्हारी होल्डिंग कम कर रहा है, कोई ऐसा है जो शेयर खरीदने जा रहा है, ठीक है? तो रिलायंस वाले सावधान हो जाते हैं, अगर उनकी होल्डिंग थोड़ी डाइल्यूटेड है तो उसको और सॉलिड कर लेते हो। और एग्जांपल, मुकेश अंबानी के पास 48% होल्डिंग होंगी समझ लीजिए, और कोई ऐसे कर रहा है तो क्या करेगा, इमीडिएटली 3-4% अपनी होल्डिंग बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, 51-52% का मालिक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर। सही बात है? तो ऐसा होता है। और आप जो बोल रहे हो, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ऐसी डील नहीं होती। सीधा जाके विप्रो को बोलेंगे भैया एक काम करो अजीम प्रेम जी को, आप अपने 10% शेयर मुझे दो और कीमत ले लो। ऐसी डीलिंग होती है, स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वो एफ है, और सीधा जाके बंच ऑफ शेयर डायरेक्ट किसी कंपनी से डील किया तो, या किसी कंपनी ने नए शेयर इशू किए और पूरे के पूरे उससे सब्सक्राइब कर लिया, ये होता है पूरा एफडीआई। नया इशू कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। पुराने अजीम प्रेम जी के पास 40% शेयर है, 10% किसी को दे दिए, तो ये एक पूरा गुच्छा ट्रांसफर हो जाता बड़ा। क्या बोले? अजीम प्रेम जी ट्रांसफर कर रहे हो? अजीम प्रेम जी इज द ओनर, फाउंडर एंड शेयर होल्डर। हाँ, डायरेक्टली कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम? मेरे शेयर मुझे किसी को भी बेचना है, कंपनी भी कर सकती है, नया इशू लाके भी कर सकती है, जैसी इच्छा, जैसी दोनों के बीच में आपस में डील हो जाए, सिंपल। ऐसी डेफिनेशन आईएमएफ का कहना है। 10% होल्डिंग हो गई मतलब एफडीआई हो गया, ऐसा ये बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इनकी डेफिनेशन है ये सब। अब थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट पे तो आने के हम। इसके बाद एफडीआई के भैया 3 कंपोनेंट है, एक है इक्विटी कैपिटल, दूसरा री इन्वेस्टेड अर्निंग, और तीसरा डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर एंड एफिलिएट एंटरप्राइज। अब ये होता क्या है? पहला कंपोनेंट है इक्विटी कैपिटल, मतलब क्या करना, किसी भी कंपनी का इक्विटी कैपिटल ही पूरा कंट्रोल में ला लो, ये पहला एफडीआई है, ठीक है? सेकेंड रहता है री इन्वेस्टेड अर्निंग, मतलब क्या री इन्वेस्टेड अर्निंग को भी एफडीआई बोलते हैं? पहले बताओ री इन्वेस्टेड अर्निंग क्या होता है? री इन्वेस्ट करना, यानी ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको री इन्वेस्ट करना, मतलब हर साल प्रॉफिट होता होगा, हर साल प्रॉफिट होता होगा कुछ, उसको प्रॉफिट को लेकर नहीं गया और वापस उसको री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, अर्निंग्स को क्या हो गया, अर्निंग्स को हो गया, सेटल हो गया, अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है? तो ये भी एफडीआई हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई मेरे पैसे थे, मैंने यहाँ से कुछ कमाया, वहां ले जाने के बदले बोला ठीक है वापस यहीं डाल दो, तो ये क्या हो गया, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, इसको भी एफडीआई कहा गया है। और तीसरा रहे अदर डायरेक्ट कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स। इंट्रा मतलब एक ही कंपनी के बीच में लोन दिए जा रहे, इंटर मतलब 2 कंपनी, इंट्रा गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब उसी के बीच में, और इंटर मतलब 2 अलग अलग नेशन आ गए, तो इंट्रा कंपनी लिखा है, मतलब वही कंपनी अपनी दूसरी कंपनी को लोन देंगी। एक सब्सिडरी रहती है, बाकी सारी होल्डिंग, एक होल्डिंग रहती है, बाकी सारी सब्सिडरीज रहती है। तो एक सब्सिडरी कंपनी अगर दूसरी सब्सिडरी को लोन दे देती है सेम होल्डिंग कंपनी के, जिनकी पेरेंट कंपनी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा कंपनी। लिखा है यहाँ पे, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को भी दिए तो भी वो इंट्रा कंपनी हुआ। टाटा सन्स ने टाटा पावर को कुछ पैसे दे दिए तो ये इंट्रा कंपनी हुआ ना, कंपनी तो एक ही है ना जिसका होल्डर है टाटा सन्स लिमिटेड। एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स दैट इज पेरेंट एंटरप्राइज एंड एफिलिएट एंटरप्राइज, उसके एफिलिएट, जैसे टाटा सन्स पेरेंट एंटरप्राइज है, उसके एफिलिएट है टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, टाटा स्टील एक्सेट्रा। FDI may be individuals,
इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइज, एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एंटरप्राइज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट्स, ट्रस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन एंटिटीज। मतलब एफडीआई कौन करेगा? तो भैया इंडिविजुअल भी हो सकता है, वहाँ की कोई इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज भी हो सकती है, एसोसिएटेड ग्रुप हो सकता है इंडिविजुअल का, एओपी बीओआई सुना होगा शायद आपने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स में रिकॉल करो। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट्स, ट्रस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशन, और इन सब का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन्हें किसी भी फॉर्म में इन इंडिया में एफडीआई हो सकता है। हाँ एक सेकंड, 4th पॉइंट 5th पॉइंट। हाँ इंट्रा कंपनी लोन्स, हाँ पेरेंट एंटरप्राइज बाहर की पेरेंट, सैमसंग इनकॉर्पोरेशन पेरेंट एंटरप्राइज है और सैमसंग इंडिया लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। मतलब इसके वो टाटा सन्स मैंने जैसे आपको इंडिया का एग्जांपल समझाने के लिए दिया, वैसे ही इंटरनेशनली होगा, कोई ना कोई बाहर में ऐसी कंपनी होंगी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ऐसा। 6th, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर रियल इन्वेस्टमेंट। अब ये एफडीआई जो होता है ये डायरेक्ट है, ये रियल है, इसमें फैक्ट्री खरीदी जाती है, एसेट खरीदा जाता है, लैंड, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटी मशीनरी वगैरह है, ओनर कौन रहेगा? फॉरेन वाला। ठीक है। द लास्टिंग इंटरेस्ट implies the existence of long-term relationship between direct investor and the enterprise and a significant degree of influence by investor on management of enterprise. Lasting interest मतलब आखिरी तक इस चीज में उसका इंटरेस्ट रहेगा। That means हमेशा, और एक चीज और है, जो इन्वेस्ट करता है वो जैसा चाहेगा वैसा बिजनेस होगा, क्योंकि ये एफडीआई है, एफआईआई नहीं है। एफआईआई के अंदर तो सिर्फ पैसे लगाने के काम करते हैं, बिजनेस जिसको जैसे करना है वो करो। यहाँ पे ये खुद बिजनेस करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में ध्यान देगा, सब कुछ करेगा, और कई बार काफ़ी हद तक इन्वेस्टर मैनेजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, यानी मैनेजमेंट अगर चेंज करना है तो वो भी उसी के हाथ में रहेगा। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन को अगर सैमसंग इंडिया लिमिटेड में कुछ भी करना है तो वो लोग खुद ही करेंगे ना, सिर्फ पैसा लगा दिया और जो करना है करो ऐसा होता गया? नहीं, हर चीज में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये होता है एफडीआई। अब ये एफडीआई 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, 3 कैटेगरी। हाँ 6.7 पॉइंट। हाँ बेटा मुझे आप एक चीज बताओ, रियल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, फैक्ट्री खरीदते हैं, लैंड लेते हैं, अब आप क्या चाहते हो? सैमसंग इनकॉर्पोरेशन को भैया लैंड खरीदना है, लाओ पैसे दो, उसके जगह ले लिया। मशीनरी खरीदना है, लाओ पैसे दो, जगह ले लिया। क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट खोलना है, लाओ पैसे दो, जगह ले लिया। ऐसा करेंगे कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करके, सैमसंग इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करके उसके इक्विटी शेयर्स को वो सब्सक्राइब कर लेगा, और वो इक्विटी शेयर्स का पैसा मेरे पास आ जाएगा, और वो पैसे से मुझे जो बिजनेस करना है वो करूंगा। विच इज बेटर? इसके अंदर पूरा के पूरा इक्विटी कैपिटल या मोर देन 50%, सुनो ध्यान से, मोर देन 50% इक्विटी कैपिटल सैमसंग इनकॉर्पोरेशन ही सब्सक्राइब कर रहा है। और जो वो केस हम एफआईआई वाली बात करते हैं, वो तो हर कंपनी के शेयर्स लेते हैं। वो लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते 10% होल्डिंग, 1%, 2%, आधा परसेंट भी नहीं रहती उनकी होल्डिंग, जिसमें उनको प्रॉफिट दिखता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और सिर्फ शेयर्स में नहीं करते, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, हर चीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एफआईआई, पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, और वो बिजनेस पे ध्यान ही नहीं देते, उनको क्या करना है बिजनेस से। ये तो पूरा लैंड मशीनरी खरीदने के लिए पैसा दे रहे ना। आज जो सैमसंग इनकॉर्पोरेशन मान लीजिए इक्विटी कैपिटल सब्सक्राइब कर रहा है, तो काय के लिए कर रहा है? लैंड खरीदने के लिए पैसा दिया, मशीनरी के लिए पैसा दिया, हर चीज के लिए पैसा दिया है ना। ऐसा तीन तरह का होता है एफडीआई। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, और एक है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट यानी मिक्स्ड वाला। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? सेम बिजनेस लाइन में चलना। वोडाफोन इंग्लैंड में था सबसे पहला, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जर्सी पे वोडाफोन रहता था। आज वोडाफोन इंडिया में भी आया। सबसे पहले इंडिया में बीपीएल मोबाइल था, बीपीएल मोबाइल को हच ने खरीदा, हच को वोडाफोन ने खरीदा।
वोडाफोन इंग्लैंड में सर्विस दे रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है? टेलीकम्युनिकेशन। वोडाफोन ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया, कौन सा बिजनेस कर रहा है? सेम, वही टेलीकम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, यानी मैं पहले जो बिजनेस कर रहा था वही बिजनेस आगे कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन समझता है कैसी रहती है? ऐसी रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम बिजनेस सेम लाइन में चलना है। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसी लाइन रहती है। ये क्या हो गया? वर्टिकल एफडीआई का मतलब जो मैं फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूं, जो मैं फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूं उसी में लगने वाले इनपुट्स, उसी में लगने वाले इनपुट्स की अगर मैं इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूं उसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। मारुति सुजुकी नहीं, मारुति मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज क्या बना रही है? कार बना रही है। इंडिया में आके बराबर उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। टायर वो क्या खरीद रहे हैं? एमआरएफ से ले रहे हैं। अब वो क्या करते, एक काम करो इंडिया में टायर बनाना भी स्टार्ट कर दो, यानी उन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट किया, इंडिया में खुद टायर बनाने की फैक्ट्री डाल दी। एफडीआई है ये। अरे पहले कार बना रहे थे मर्सिडीज वाले, इंडिया में कार बना रहे थे और जो टायर थे वो रेडी एमआरएफ से खरीद रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, इंडिया में टायर बनाना स्टार्ट कर दिया। एक और इंडस्ट्री लगेगी, टायर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है लेकिन ये टायर कौन सा प्रोडक्ट है? वो टायर बना के बेच नहीं रहे, टायर जो बन रहे हैं वो पूरा के पूरा कार के अंदर यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई, यानी जो फिनिश प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसके पहले का या उसके बाद का कोई तो भी गुड्स आप बना रहे हो। मतलब कार बनाने के पहले टायर बनाने की जरूरत है और वो टायर यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल आप बुक बनाते हो, बुक छापते हो, बुक प्रिंट करते हो। बुक प्रिंटिंग के लिए क्या लगेगा? पेपर, सबसे जरूरी चीज पेपर। तो आप एक काम करते हो, पेपर इंडस्ट्री डालते हो। और बाइंडिंग के लिए बाहर बेचते थे, एक काम करो बाइंडिंग इंडस्ट्री भी डाल दो। ये कौन से एफडीआई हो गए? वर्टिकल एफडीआई। समझ आया? पक्का? और कॉन्ग्लोमरेट क्या हुआ? कुछ तो भी अलग, मिक्सचर, मिक्सचर। कल पतंजलि बोलेंगे हम टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस करेंगे, ये तो इंडिया के इंडिया हो गई। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सैमसंग का सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट का है, गूगल पे सर्च मार के देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही बड़ा, लेकिन उससे बड़ा उनका रियल एस्टेट का काम है। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का बिजनेस, प्रेसिडेंट मतलब वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ट्रम्प टावर सुने होंगे आपने, तो वो ट्रम्प टावर यानी वो ट्रम्प ही है जिसके टावर्स है, ठीक है, वो खुद बनाते हैं। वैसे ही मान लीजिए मेरा डेयरी का बिजनेस है। डेयरी का कहाँ पे? बाहर में, इंडिया के बाहर, मतलब मेरा स्विस डेयरी। और इंडिया में आके मैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस स्टार्ट करता हूँ, तो ये कौन सा एफडीआई हो गया? कॉन्ग्लोमरेट। सेम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल, आगे पीछे वाली लाइन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी का ऊपर नीचे वाला काम करते हैं तो वर्टिकल, और एकदम ही अलग कर रहे हैं, यानी वहां कुछ है और यहाँ कुछ है, तो ये कौन सा एफडीआई हो जाएगा? कॉन्ग्लोमरेट। समझ आया क्या? ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। शायद एक क्वेश्चन आ भी चुका है हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे अलग आएगा, वर्टिकल पे अलग क्वेश्चन आता, कॉन्ग्लोमरेट पे अलग आता। बराबर 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, और आसान है, मार्क्स भी मिलेंगे। Yet another category is two-way direct foreign investment, which are reciprocal investment. क्या लगता है reciprocal से? एक हाथ दे एक हाथ ले, सिंपल, रेसिप्रोकल। समझ गए? देख लो। Between countries that occur where some industries are more advanced in one nation, for example computer industry in United States, while other industries are more efficient in another nation, such as automobile industries in Japan. यूएसए में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, और जापान में ऑटोमोबाइल में एक्सपर्ट है वो लोग, सुजुकी, होंडा, एक्सपर्टीज है उनका। तो एक काम करो ना, जापान यूएसए को बोलता है काम कर, ये टेक्नोलॉजी यहाँ तुम्हारे कंट्री में हम एफडीआई कर देते हैं और हमारे कंट्री में तुम एफडीआई कर दो। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। एक हाथ दे एक हाथ ले। समझ आई बात? अब क्या होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट? FPI is the process in which resident of one country, that is home country, acquires ownership or financial assets, security in another country. समझ आया क्या? और वो अनदर कंट्री को क्या बोलते हैं? होस्ट कंट्री। एफडीआई में क्या होता है? जो इन्वेस्ट कर रहा वो होम कंट्री,
जहां इन्वेस्ट कर रहा वो होस्ट कंट्री, वैसे ही एफपीआई में जो इन्वेस्ट कर रहा वो होम कंट्री, और जिस कंट्री के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा वो कौन सा हो गया, होस्ट कंट्री। समझ आया क्या? सीधी बात है, जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो होस्ट कंट्री है, और जहां से इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेट हो रहा वो होम कंट्री। 50% लोग यहाँ गलती करते हैं, बार बार समझा रहा हूं। वो होम यानी वो इंडिया ही याद आता उनको, और हमेशा यही सोचते इंडिया में ही एफडीआई आया होगा। जैसे बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हैं अपन अकाउंट्स में, और गलती से टोटल मारते वक्त लॉस आ जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? एक बार फिर से चेक करोगे नहीं करोगे? क्यों? कि लॉस नहीं आ सकता। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि लॉस कैसे आ गया। ठीक है, तो ऐसा मत करना, मान लेना, लेकिन एक बार चेक कर लेना चाहिए। जनरली लॉस नहीं आता। Example, purchase of security, shares, stocks and bonds of the company, government bond, etc. by foreign investor in Indian security market या Indian capital market. इसके कुछ फीचर्स हैं। FPI possesses only on obtaining adequate return on financial capital by way of dividends भी चलता है उनको, इंटरेस्ट भी चलते हैं, और कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी अगर उन्होंने शेयर्स खरीदा तो डिविडेंड भी मिलेगा उनको, और क्या मिलेगा? कैपिटल अप्रिसिएशन, शेयर के भाव भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये उनका इंटेंशन रहता है। बॉन्ड्स परचेज किए तो उनको इंटरेस्ट की लालच रहती है। ठीक है, इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो कैपिटल मूव्स टू रेसिपिएंट कंट्री विच हैज रिवील्ड इट्स पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मक्खी कहाँ जाके बैठेंगी? जहाँ गुड़ रहेगा। चींटी कहाँ जाएंगी? जहाँ कुछ तो भी उसको खाने मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये लोग उसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जिस कंट्री का कैपिटल मार्केट मैच्योर होने का है, जिस कंट्री के कैपिटल मार्केट में अभी भी एडिक्वेट रिटर्न बचा हुआ है। जो कैपिटल मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो गया उस कंट्री में काय को इन्वेस्ट करेंगे? जहां से उनको एडिक्वेट जितना रिटर्न चाहिए उतना मिलना चाहिए, तभी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, FPI investor do not have any intention of exercising voting power. वोटिंग पावर से इनको कोई लेना देना नहीं, कंपनी कुछ भी करे इनको कोई लेना देना नहीं है, और कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इनको कोई लेना देना नहीं है। और जनरली इनका वोटिंग शेयर हमेशा 10% से कम ही रहता है, यानी ये कोई बहुत 10% शेयर होल्डिंग एक्वायर नहीं करते। अगर 10% से ज़्यादा एक्वायर कर लिया तो वो FPI नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? FDI हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू IMF डेफिनेशन। ठीक है, और OECD डेफिनेशन जो अभी हमने देखा। एक सेकेंड, बी पॉइंट, हाँ ये बोलो उसमें। हाँ, जरूरत निकाल के ले जाएंगे, बिल्कुल। कैसे मतलब? कैपिटल किसका कम हो जाएगा? फुल्ली मतलब समझा नहीं मैं, आपका सवाल तो बताओ। सब्सक्राइब हो चुका है, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ। उसमें क्या नहीं करेंगे? ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला मैंने। आपको ये बोला कि अगर मार्केट मैच्योर हो गया है क्या, ये मैंने आपको बोला। अरे सुनो तो सही, मार्केट मैच्योर मतलब नहीं पता? हाँ, अभी आपका जो सेंसेक्स चल रहा है BSE सेंसेक्स, ये अंदाज 39,000 है। ठीक है, आज से 5-6 साल पहले 20,000 भी था। 10,000, 20,000, 25,000, 22,000 बढ़ते बढ़ते आया। जब 22,000 होगा ये मार्केट, 20-22,000, 25,000, तो उस वक्त किसी फॉरेन इन्वेस्टर को क्या लग रहा होगा कि शायद ये और बढ़ेगा, यानी अभी तक ये मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है, ये और आगे जाएगा। किसी कंपनी के शेयर प्राइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस मान लीजिए 1,000 रुपये, और आपको ऐसा लगता नहीं रिलायंस इंडस्ट्री के भाव और बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हो कि अभी तक ये प्राइस पूरी तरह नहीं बढ़े हैं, तो आप क्या करोगे? एक काम करो, अभी मैं खरीद लेती हूँ, जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन बेच दूंगी। तो आधे बेवकूफ़ों को ये भी लगेगा कि ये प्राइस पूरी तरह बढ़ चुके हैं, मैच्योर हो गया। वो क्या करेंगे? एक काम कर, बेचना स्टार्ट कर। आप खरीदना स्टार्ट करोगे, वो बेचना स्टार्ट करेंगे। खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे, बेचने वाले कम रहेंगे, तो भाव बढ़ेगा और आगे। और बेचने वाले बेवकूफ़ ज़्यादा रहेंगे, खरीदने वाले कम रहेंगे, तो भाव कम होगा। ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट। अभी जो मार्केट है 39,000, मेरे हिसाब से फुल मैच्योरिटी अचीव कर लिया उसने। मेरा व्यू बता रहा हूँ, आधे बेवकूफ़ों में मैं भी हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पूरा मैच्योरिटी आ चुकी है। अब ये 40 यानी ओवर मैच्योरिटी लेवल पे चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी की उतनी स्टेबिलिटी है ही नहीं जितना इतनी मार्केट चल रहा है। इट इज ओनली द बुलिश नेचर।
अब मेरे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और मैं मान लीजिए FI हूँ और अगर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट और नीचे जाएगा, अब नीचे जाना स्टार्ट होगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया वापस निकाल लूंगा। और अगर कोई ऐसा आदमी जिसको लगता नहीं अभी तो ये 50,000 जाने वाला है, वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो शेयर खत्म नहीं हो जाते, बाजार में जितने चाहिए ले लो, ट्रेडिंग होती है ना ऐसा। क्या क्या बोल सकते हैं, कैसे नहीं समझते, आपके मन की सोच है, या आपके मन की ही सोच है। आप मान लीजिए 20 साल के हो गए, आपको लगेगा कि मैं मैच्योर्ड हूं, आपके पापा को लगेगा नहीं अभी मैच्योर्ड नहीं है ये। यस और नो, अब ये दोनों का परसेप्शन है। हो सकता है आपकी मम्मी को लगे नहीं बेटी बड़ी हो गई है, अब कहाँ आप उसको टोक रहे हैं, ऐसे फादर कई बार बोलते हैं ना, पापा बोलेंगे नहीं अभी भी बच्ची है इसको नहीं समझता। तो दोनों का, आपकी एज वही है लेकिन परसेप्शन अलग अलग है। तो वैसे ही मार्केट, एक आदमी का देखने का नजरिया अलग है, दूसरे का अलग है। मुझे पक्का मालूम है ये मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे भी स्टॉक मार्केट को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ये आपको जो दिख रहा है डिमांड सप्लाई सिर्फ नाम का है, इसको चलाया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे सिंडिकेट चलाया जाता है। जब भी आप अगर CA बनने के बाद अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर इस टाइप की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने का मौका मिले, तो भले ही 1-2 लाख कम मिले, पहले उस कंपनी में जाना। जैसे मॉर्गन स्टेनले हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आनंद राठी, इस टाइप के जो बड़े ब्रोकर्स है, अगर यहाँ काम करने का मौका मिले एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, इस जॉब में पहले जाना प्रेफर करना। 2-3 साल चुपचाप, कम भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन इतनी अकल आएंगी जिसकी हद नहीं, इतनी ज्यादा अकल जिसकी हद, यानी कैसे चलता है मार्केट, कैसी टिप्स आती है। टिप भी आती है स्टॉक मार्केट में, जो दिन भर जिसके मम्मी पापा शेयर का काम करते हैं उनको पूछना, टिप आती है बराबर, अगर सोर्स स्ट्रांग रहे तो बराबर टिप निकल के आती कि ये शेयर का भाव ये बढ़ने वाला है। कैसे पता, डिमांड आने वाली, सप्लाई नहीं, उनको कैसे पता, कुछ नहीं, वो जानबूझ के उसको बढ़ाने वाले। इसको हिंदी में इंग्लिश में इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब खुद ही कंपनी के शेयर के भाव बढ़ाना, खुद ही बाद में उसको नीचे गिराना। खुद यानी कौन, प्रमोटर्स, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है कंपनी की काफी सारे, वही लोग ये खरीदते हैं, वही लोग उसको ऊपर नीचे लाते हैं और पब्लिक बेवकूफ बनती है। तो जो स्टॉक मार्केट को अगर इंग्लिश के अंदर एक वर्ड बोलना है तो उसको बोलेंगे लीगलाइज्ड गैम्बलिंग। इंडिया में वो एक गैम्बलिंग है जिसको लीगल वर्ड, लीगलाइज्ड है। आई बात समझ में, जैसे CA को बोलते हैं ना रिकॉग्नाइज्ड दलाल, ये क्या है, ब्रोकर, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर, ठीक है। वैसे ही गैम्बलिंग लीगलाइज्ड है, ठीक है। चलो, FPI is done mainly by individuals and institutions through the mechanism of capital market। वहाँ के कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ के कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो हमारे कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसा लगाते हैं। FPI has immediate impact on balance of payment or exchange rate rather than on production और income generation। सही बात है क्या? FPI का immediate effect हो जाएगा किस पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन पे एंड एक्सचेंज रेट पे। सही बात है। कैसे होगा, चलो बताओ, बोले एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट कैसे होगा या इस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे? सोचो, FPI मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री में फॉरेन फंड्स लेके आ रहे हैं। फॉरेन फंड मतलब सप्लाई किस चीज की बढ़ेंगी, डॉलर्स की। डॉलर पकड़ लो, फॉरेन फंड, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएंगी। भाई डॉलर लेके आए ना, डॉलर लेके आएगी नहीं, और बदले में हम उनको क्या, मतलब हम उनको क्या देंगे, रुपया। भाई वो डॉलर हमको देंगे, उनको इंडिया की करेंसी में शेयर्स इंडिया के खरीदने तो इंडिया की करेंसी लगेगी कि नहीं। हमने उनको, हमको डॉलर दिए, हमने उनको रुपए दे दिए, रुपए की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की हमारे पास सप्लाई बढ़ गई, करेंसी एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ। और फंड्स निकाल के ले गए तो फंड्स निकाल लेंगे, रुपए हमको पकड़ाएंगे, डॉलर अपने वापस मांग लेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट। आई बात समझ में, यस और नो। और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन पे कोई असर नहीं होता। FII ने 100 करोड़ के शेयर खरीदे कि 100 करोड़ के शेयर बेच दिए, इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना। लेकिन FD आएगा, FD आएगा तो प्रोडक्शन में सबसे पहले असर पड़ेगा कि वो क्या करेगा, मशीनरी लगाएगा, एक और जगह खरीदेगा, एक और फैक्ट्री डालेगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, इनकम जनरेशन पे असर पड़ता है,
लेकिन एफआईआई का ऐसा कुछ भी नहीं होता। रूट्स ऑफ एफडीआई, इंडिया में कुछ रूट्स हैं। एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। लाइक म्यूचुअल फंड मतलब वहां के म्यूचुअल फंड, वहां की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। ये म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, तो वैसे बहुत सारे फॉरेन के हो सकते हैं। और सेकेंड इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट खरीद लो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सारे इंडिया के अंदर भी मिलते हैं जो अपन लोग डिपॉजिट कर सकते, मतलब खरीद सकते हैं वो लोग। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते इधर आप, एक बार मेरे बोलने पे इसके 8 पॉइंट पढ़ो, एक बार सिर्फ पढ़ो। ओ भैया पढ़ो ना, अपनी अपनी किताब में देख के पढ़ो या यहाँ पढ़ो, एक बार पढ़ो सिर्फ। पढ़ो ना। समझा क्या पूरा? पढ़ना भाई पढ़ना। समझ गया क्या? पूरा समझ गया? क्या बात। कोई भी 4 या 5 पॉइंट ध्यान रख लेना, उससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 8 लिख के दिए हैं, 4 बहुत है। आएगा तो 2 या 3 के लिए आएगा, 4 लिख देना मस्त, यही पॉइंट छाप देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे, कुछ नहीं कटेगा। हाँ नहीं वो तो समझाऊंगा। और सबका हो गया पढ़ के? हाँ अब बोलो कौन से पॉइंट में डाउट है? 5th पॉइंट, ऑफन अकम्पनीड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉट अकम्पनीड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सैमसंग कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, टीवी बनाने का बिजनेस किया, तो टीवी का जो उनका पेटेंट टेक्नोलॉजी जो उनकी है, 3D टीवी, कर्व टीवी, ये टीवी वो टीवी, तो देंगे कि नहीं देंगे साथ में कि नहीं इंडिया में तो बड़ी टीवी बनाएंगे? ऐसा नहीं होता, वो भी ट्रांसफर करेंगे। अब एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थोड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, उनके पास तो रहती ही नहीं। वेरी गुड। एक काम और कर दो यार, वो खिड़कियां भी खोल दो थोड़ा सा, जमेंगे क्या? प्लीज खोल दो। क्या हुआ? थोड़ा सा उधर से भी नहीं, वहां ठीक है, जान दो। तो समझा क्या? और कोई डाउट 8 पॉइंट में से किसी को? नॉट इंक्लाइन टू बी स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव नहीं चाहिए। स्पेक्यूलेटिव मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला, ये स्पेक्यूलेट करके इन्वेस्ट करना। ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में अच्छा होगा बुरा होगा वो तो आज अपना मेहनत करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये आपके एफपीआई वाले, एफआई वाले क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, भाव बढ़ेंगे हम रिटर्न कमाएंगे और निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। मतलब इसमें स्पेक्यूलेशन का कोई लेना देना नहीं, नॉट इंक्लाइन वो इंटेंशन नहीं है, और इसमें स्पेक्यूलेशन ही इंटेंशन है। एनीबडी एल्स? चलो आगे। काय के लिए याद करते हैं एफडीआई? क्यों करते? टाइम पास, मजा आता। एफडीआई क्यों करते बोला? एक ही कारण है? कितने कारण हो सकते हैं बताओ? पता है यहां पे कितने कारण है? 23। हाँ बिल्कुल सही है, कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिल्कुल सही। 23 में से 6 तो याद रख लेना।
हाँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे भाई ये बिजनेस एक्सपांड करना है, और क्या है, और क्या बोल रहे हैं, दूसरे देश का, हाँ 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 हाँ, किसी कंट्री में ज्यादा रिसोर्स है उसको यूज कर लो, किसी अपने यहाँ कम है तो उसको बाहर से बुला लो। सही बात, बिल्कुल सही। और क्या बोले, एकदम सही एकदम सही, जहाँ रिस्क कम है वहाँ वहाँ से, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ से, मान लो ईरान में फैक्ट्री है तो ईरान से हटा के यहाँ डाल दो भैया। बिल्कुल सही, कहीं अगर रिस्क बढ़ गई है तो वहाँ से हटा दो, कभी भी अमेरिका का अटैक हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस कंट्री में डिमांड ज़्यादा है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और 5 हो गए, सब लिखे हुए हैं, क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बस इतना ही। अच्छा, अलग अलग कंट्री में डालने का क्या टैक्स बचाना। दुबई में डालते हैं टैक्स नहीं है, किसी कंट्री में टैक्स कम है, किसी में ज़्यादा है, टैक्स बचाना, बिल्कुल सही। फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग क्यों एफडीआई बुलाते हैं, चाचा नेहरू ने $1 1 रुपये किया था, फिर बढ़ाते क्यों गए, ताकि आओ भैया इन्वेस्ट करो, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पॉवर्टी कम होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को यूज़ मिलेगा नई टेक्नोलॉजी का, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी कंट्री में। सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट दीज मशीन्स। बस इतना ही। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ होगा। और रिलेशनशिप सबसे जरूरी चीज, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो जाएंगे। कल अगर वो नाटक करता है तो हम तेरी कंपनी सारी बंद कर देंगे, यस और नो। और सब सच्ची बोल रहा है, अब यही पॉइंट्स है। वो भी कर सकते हैं, नई फैक्ट्री डालने से अच्छा किसी कंपनी को एक्वायर कर लो। वीडियोकॉन डूब रही है, एक काम करो, सैमसंग बोलेगा मैं तुमको एक्वायर कर लेता हूं, कर सकते, सेम बिजनेस लाइन है, कर सकते, बिल्कुल सही। कंट्री का डेवलपमेंट होगा, जिस कंट्री में एफडीआई आएगा उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, विकास। काय के लिए, रैंकिंग बढ़ाना उनका इंटेंशन नहीं रहता, इंटेंशन पैसा कमाना रहता, रैंकिंग तो अपने आप हो जाती है, वो इंटेंशन नहीं, वो रैंक बढ़ाने के लिए कोई खर्चा थोड़ी करता है। गुड्स डम नहीं हो, उसके लिए कोई एफडीआई थोड़ी होता है, वो तो ट्रेड है, वो ट्रेड है। ट्रेड यानी चाइना वाला चाइना में ही बैठा है, इंडिया वाला इंडिया में ही बैठा है, गुड्स इंपोर्ट किए, वो ट्रेड है। पूरा डायरेक्ट मशीनरी उसने अपने यहाँ आके प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया। एफडीआई का मतलब है पूरा के पूरा बिजनेस यहाँ लाया, जैसे एमआई कंपनी ने किया, और यहाँ ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं एफडीआई। डंपिंग तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात हो गई ना। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट, नो, वो एफडीआई नहीं है। हाँ, तो इससे क्या, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ क्यों करते हैं हम एफडीआई, क्यों होता है एफडीआई एक जगह से दूसरे जगह, ये तो आपने बताया कि एफडीआई का फायदा होगा, या क्यों होता है मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल ये है। बेनिफिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, वो तो हम देखेंगे। तो 8-10 पॉइंट आपने बोल दिए, ठीक है, आएगा 2 या 3 मार्क के लिए, इतना लिख दिए तो मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। अब जितना बोला बस वही सब है, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां से रियल स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 4th पॉइंट से। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट नहीं भी पढ़ो तो चलता, लेकिन एक बार पढ़ लेते ना, अपना जाता क्या है। Many economies and organizations have accumulation of huge amounts of reserve capital seeking profitable use. कई सारे फॉरेन में ऐसे पैसे वाले पड़े जिनके पास पैसा ही पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, कि भाई ये पैसे को यूज कैसे करें, ऐसा उनका सोचना रहता। और चीफ मोटिव क्या है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल बिटवीन डिफरेंट रीजन्स और बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ये इज नहीं है,
इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन व्हाट इज पॉसिबल इन होम कंट्री। होम कंट्री का मतलब जहाँ से इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेट होता है, और होस्ट मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मान लीजिए सैमसंग इनकॉर्पोरेशन को यूएसए में जितना उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, बिजनेस में लगाया, उसको 20% रिटर्न मिलता है, और इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 5 ही मिलेगा, ऐसा उनको पता चलता है एनालिसिस से। तो इन्वेस्ट करेंगे क्या? यूएसए में ही और बढ़ाते जाओ ना काम। लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करके 50% रिटर्न मिलेगा तो क्या करेंगे? जल्दी इंडिया में इन्वेस्ट करो। यानी दे आर लुकिंग फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एक्सपेक्टिंग द हायर रेट ऑफ रिटर्न। अबे रिटर्न मतलब बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट होगा, उसको बोलते हैं हम रिटर्न। डिविडेंड कमाया नहीं पड़ रहे यहाँ पे, ठीक है। Investment in host country may be found profitable by foreign firms because of some firm specific knowledge or assets such as superior management skill or important patent that enables foreign firm to gainfully outperform in the host country's domestic firm। आज इंडिया की किसी कंपनी को अगर यूएसए में जाना है और यूएसए में ऑलरेडी वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ फायदा मिलेगा क्या उनको? नहीं। तो मान लीजिए आप लोग सीए बन जाते हो और आपने कुछ बढ़िया काम किया और कंप्यूटर बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, अपना खुद का ब्रांड XYZ, आप जाके यूएसए में बेचोगे तो वो लोग ले लेंगे क्या आपके प्रोडक्ट? वहाँ तो ऑलरेडी एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं। आपको कहाँ बेचना पड़ेगा? बांग्लादेश में जाके बेचना पड़ेगा, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ वो सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सैमसंग इंडिया लिमिटेड चाइना में जाके अगर बेचेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिया में अगर आके बेचेंगे तो लोग उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। और जैसे ये शाओमी कंपनी के प्रोडक्ट अगर यूएसए में बेचेंगे तो नहीं बिकेंगे, वहाँ वो एप्पल के दीवाने हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में हमको जो सस्ता देगा हम उससे खरीदेंगे। सस्ता मिलता है तो हम देशभक्ति भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ उनको मालूम है ये चीज़, दे नो द मार्केट ऑफ होस्ट कंट्री, कि होस्ट कंट्री के लोग कैसे, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उनको चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे पहली बार टीवी में जब इंटरनेट लग गया, इंटरनेट आया था ना टीवी के अंदर, मिरर स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। यूएसए में वो चीज़ 5 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे 5G चालू है, हमारे यहाँ तो 4G भी बराबर नहीं चल रहा। 4G भी 4G स्पीड नहीं है, ये जो आप समझ रहे हो ये 4G स्पीड नहीं है, ये 3G चल रहा, बेवकूफ़ बना रहे कि 4G है। 5G तो दूर की बात है। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं 5G के लिए, उन्होंने चाइना की किसी कंपनी से टाई अप किया है, चाइना कंपनी का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन चाइना की कंपनी से टाई अप किया है। तो अमेरिका उस पर ऑब्जेक्शन ले रहा है कि भैया आप हमारी कंपनी को दीजिए 5G का काम करने के लिए। अमेरिका में 2 नेटवर्क है, एक का नाम AT&T सुना है आपने? AT&T एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन यूएसए है, काफ़ी सक्सेसफुली ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यूएसए में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने ही बिड किया था कि इंडिया में हम 5G सर्विस स्टार्ट करते हैं, यानी हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इनको ना देके चाइना की कंपनी को दिया, वो भी सक्सेसफुली 5G चला रही है चाइना में, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अगर ये AT&T हो या चाइना कंपनी हो, ये लोग बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि हमको काम दो। काय के लिए कर रहे हैं ये लोग FDI इंडिया में? इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है मोबाइल के, जितने ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर उसके ज़्यादा 4G कनेक्शन, उतने ज़्यादा 5G कनेक्शन। ये लोग अगर 5G लॉन्च करेंगे तो उतने ज़्यादा कनेक्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप लोग सब 5G यूज़ करोगे कि नहीं करोगे? सीधी सी बातें करोगे। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी आइडिया लिमिटेड, आइडिया सेल्यूलर, वो बोलेंगे हम अमेरिका में जाके 5G स्टार्ट करेंगे, तो कोई फ़ायदा है क्या उस चीज़ का सोचने का? आप इंडिया में 4G नहीं चला पा रहे बराबर, वहाँ 5G कैसे चलाओगे? तो इन्वेस्टमेंट वहीं किया जाता है जहाँ प्रोस्पेक्टिव मार्केट दिख रहा है कि मार्केट में मैच्योर नहीं हुआ, या अभी भी और इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है, या ये चीज़ें वहाँ के कंट्री वालों ने कभी यूज़ नहीं की है। आई बात समझ में? और बहुत सारे रीज़न है जो नीचे लिस्टेड है, देख लेते हैं। Investment move cross border on account of increasing interdependence of national economy and consequent trade relation and international industrial corporation established among them। दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ रिसोर्सेज किसी कंट्री में कम है, कुछ रिसोर्स किसी कंट्री में कम है, तो एक काम करो आपस में ट्रेड करके यूज करो। इंटरनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनलाइजेशन मतलब इंटरनेशनलाइजेशन मतलब आजकल कोई भी प्रोडक्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इन देयर सब्सिडरीज एंड एफिलिएट, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इन देयर सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन अपनी सब्सिडरी इंडिया में उसमें इन्वेस्ट करती है। होंडा जापान की कंपनी है, इंडिया में होंडा इंडिया लिमिटेड है,
उसमें सब्सक्राइब इन्वेस्ट की जाती है। मतलब फॉरेन कॉरपोरेशन, फॉरेन की कंपनी अपनी सब्सिडरी और एफिलिएट्स जो इंडिया के अंदर है उसमें इन्वेस्ट बढ़ाती जा रही है। ठीक है। डिजायर टू रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इंडिया इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो छोटा मोटा प्रोडक्शन नहीं होगा, बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, तो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, ऑपरेशन राइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, lack of feasibility of license agreement with foreign producers in view of rapid rate of technological innovation। ये क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन धीरे धीरे हो रहा कि बहुत रैपिड रेट से हो रहा? तो हम अगर किसी के साथ 5 साल का टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझ लीजिए होंडा कंपनी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट, या नहीं होंडा नहीं, हाँ होंडा ही पकड़ लेते हैं, होंडा कंपनी जापान की है, उनके साथ मैंने बैटरी कार्स का एग्रीमेंट किया, समझ लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बैटरी कार्स मुझे बनानी है, और होंडा कंपनी ने बैटरी कार बनाना स्टार्ट किया और हमने उनके साथ 5 साल के लिए वो कर लिया एग्रीमेंट। लेकिन बैटरी कार जो बनती है उसमें यूएसए की जो टेस्ला कंपनी है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, और होंडा की जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है 1 साल बाद, और टेस्ला की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो 5 साल के लिए होंडा से वो कर लिया एग्रीमेंट, तो 4 साल का चुपचाप बैठे रहूँगा क्या, कि टेस्ला से एक और एग्रीमेंट करूँगा? टेस्ला से और एक एग्रीमेंट करूँगा ना भैया, नई टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं चाहिए सबको, कि 5 साल खाली बैठेंगे? नहीं, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ऐसे करेंगे तो होंडा ऑब्जेक्शन उठाएगा, बराबर है, होंडा बोलेगा भैया आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, सूट फाइल हो जाएगा। इसीलिए देयर इज लैक ऑफ लाइसेंसिंग, लैक ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ही नहीं बनाते कोई भी कंट्री वाले, एग्रीमेंट बनाया भी तो 4-6 महीने का, साल भर का एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके बाद एग्रीमेंट रिन्यू होता है। रिन्यू करना कि नहीं करना डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टीज। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एफडीआई होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है। दैट्स वाई कोई भी कंपनी इसमें ना लाइसेंसिंग इशू करती है ना एग्रीमेंट बनाती है इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिफ्थ, नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, नॉलेज और मैनेजरियल स्किल। ये क्या होता है? सैमसंग इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड जिस टेक्नोलॉजी जो पेटेंट का यूज करती है, अगर वो पेटेंट या पेप्सिको का नाम सुना है? उनके जो फॉर्मूला रहता है जिससे वो अपना ड्रिंक बनाते हैं, वो फॉर्मूला अगर किसी को भी पता चल जाए तो क्या होगा? तो कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर लेगा, लेकिन वो फॉर्मूला पता चलता है किसी को? नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कंपनीज क्या करती है, किसी को फ्रेंचाइजी देने से बेटर है हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा सीक्रेटर मुझे ही मालूम है, और मैं अगर आपको बता देता हूं तो आप क्या करोगे? कल आप मेरे सामने एक और फैक्ट्री बना लोगे और वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दोगे, तो नुकसान मेरा ही होगा ना, यस और नो? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, किसी और को लाइसेंस एग्रीमेंट, किसी और को लाइसेंसिंग ग्रांट नहीं करते हैं, खुद इंडिया में आते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। जो कॉन्सेंट्रेट रहता है ना जिससे बनता है एरिएटेड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट ये लोग वहां से बना के भिजवाते हैं, कई बार कॉन्सेंट्रेट वहां से बना के भिजवाते हैं और फिर उससे वो ड्रिंक बनाया जाता है। या फॉर्मूला सिर्फ एक आध आदमी को मालूम रहता है, जो छोड़ के नहीं जाने वाला, ये उनको मालूम है। आई बात समझ में? Desire to procure a promising foreign firm to avoid future competition and a possible loss of export market। ये क्या होता है? Desire to procure a promising foreign firm to avoid future competition and possible loss of export market। उसको डायरेक्टली एक्वायर कर लो। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, डिजायर यानी इच्छा, टू प्रोक्योर मतलब खरीदना, किसको? अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म। ठीक है, टू अवॉइड फ्यूचर कंपटीशन। मान लीजिए मैं इंडिया में आना चाहता हूँ, इंडिया होस्ट कंट्री है और मैं यूएसए में हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ एफडीआई करना है, और मुझे मालूम है ये एलजी नाम की मैं सैमसंग हूँ, और मुझे मालूम है ये एलजी नाम की कंपनी अभी यहाँ स्टार्ट हो रही, या वीडियोकॉन पकड़ लो, जो भी आपको पकड़ना है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है इसका,
और नियर फ्यूचर में ये मुझे अच्छा कॉम्पीट कर सकती है और ये एक्सपोर्ट भी कर रही है, एक काम करो, नई बिजनेस कैपेसिटी डालने से अच्छा सीधा उस फर्म को, इंडिया वाले फर्म को थोड़े ज़्यादा पैसे देके उसको प्रोक्योर कर लो। प्रोक्योर करने से क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस चल गया, नंबर वन, आपका जो कॉम्पिटिटर था वो आपके आने के पहले ही खत्म हो गया, और उसके जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो भी आपको मिल गया। आई बात समझ, यही बोला था आपने, है ना, थोड़ा इलाबोरेट ज़्यादा कर दिया। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या होता है भैया, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। हर कंपनी में हर समय इन्फ्लेशन रहता क्या, या सॉरी हर कंपनी नहीं, हर कंट्री में हर समय इन्फ्लेशन रहता क्या, या हर कंट्री में हर समय रिसेशन रहेगा क्या? एक कंट्री में रिसेशन रहेगा, एक में इन्फ्लेशन हो सकता है, एक में रिसेशन हो सकता है, दूसरे में इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने 10 कंट्री में बिजनेस बांट दिया तो एक कंट्री में रिसेशन रहेगा तो दूसरे कंपनी में तो मेरी कमाई चालू रहेगी कि नहीं रहेंगी? इसलिए बोलते हैं ना, एक बिजनेस नहीं करना चाहिए, 3-4 बिजनेस करना चाहिए किसी भी इंसान ने। 3-4 बिजनेस करने से क्या होगा, 3-4 अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी। कोई आदमी हाउस खरीद के रेंट भी देता है, कोई आदमी बिजनेस भी करता है, वही आदमी पार्ट टाइम जॉब भी करता है, वही आदमी पार्ट टाइम शेयर का बिजनेस भी करता है। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन भी हो गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हो गई। 4 सोर्सेस हो गए। एक आधी मार्केट अगर हिला भी तो बचे 3 सोर्स तो जिंदा है ना, यस और नो? तो इसीलिए जो भी आदमी पैसा लगाता है वो एफडी में भी लगाता है, स्टॉक मार्केट में भी लगाता है, गोल्ड भी खरीदता है, अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करता है। वैसे ही ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो फॉरेन एफडीआई वाले रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इससे रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। किसी कंट्री में बूम है तो उसका फायदा उठा लो, किसी कंट्री में रिसेशन है तो जो नुकसान होगा वो दूसरा कंट्री कंपेंसेट कर देगा। ठीक है। shared common language, common boundaries, possible saving in time, transportation cost because of geographical proximity। ये क्या होता है? वो और इंडिया के अगर एंगल से बात करें तो क्या एग्जांपल देना चाहूंगा? ये तो ठीक है, इसके अलावा मैं यूरोपियन कंट्रीज तो ठीक है, चलो अपने एग्जांपल दिया। कोई फॉरेन आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये लिखा है बात में, टाइम भी बचता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है और कॉमन बाउंड्री शेयर हो जाती है। मतलब क्या है इसका? इंडिया को सॉरी सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। नेपाल और भूटान आसपास है क्या? नेपाल भूटान आजू बाजू, चलिए। सैमसंग को क्या करना है पता है, एक फैक्ट्री लगानी है, मतलब सैमसंग को 3 कंट्री में सप्लाई करना है, इंडिया में, नेपाल में और भूटान में। तो सैमसंग ने क्या करना चाहिए, इंडिया में फैक्ट्री डालना चाहिए कि नेपाल में डालना चाहिए कि भूटान में डालना चाहिए? लेकिन इंडिया में कहाँ डालना चाहिए? नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं तो भी फैक्ट्री डाल दो। इससे क्या होगा, कॉमन बाउंड्री जो नेपाल, भूटान और इंडिया की है वो शेयर हो जाएंगी, नंबर 1। वहां पे फैक्ट्री डालने से, ध्यान से सुनना, वहां फैक्ट्री डालने से उनको 3 फैक्ट्री अलग अलग कंट्री में नहीं लगाना पड़ेगा। एक कंट्री में लगा दिया, नेपाल में भी भेज दिया, भूटान में भी भेज दिया, इंडिया में भेज दिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होंगी कि नहीं होंगी? कम होंगी। कॉमन बाउंड्री शेयर हो रही है, हो रही है। एक कंट्री में इन्वेस्ट करके 3 कंट्री का फायदा, एक तीर से 3 शिकार। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन बाउंड्रीज। इसके अलावा एफडीआई क्यों करते ये लोग, और क्या रीजन हो सकते हैं एफडीआई? अभी तो 8 हुए। रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ट्रेड पेटेंट्स। सैमसंग अगर किसी को बोल देती है, फ्रेंचाइजी दे देती है, तो वही टीवी बनाएगा, वही बेचेगा। कल हो सकता है सैमसंग का जो पेटेंट है, सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको समझ में आ जाए और वो अपने टीवी बनाना स्टार्ट कर दे। इससे अच्छा हम खुद आएंगे भैया, हम खुद ही बनाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास ही सीक्रेट रहेंगी। ठीक है। एंड टू एंश्योर एग्जिस्टेंट क्वालिटी और सर्विस का भी एश्योरेंस रहता है इसमें। हम खुद ही बना रहे हैं तो कैसी क्वालिटी बनेगी हम खुद ही देखेंगे। ठीक है। और फॉर क्रिएटिंग मोनोपोलीज इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, हमारी मोनोपोली हमेशा बरकरार रहेगी। प्रमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। किसी कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा है तो बराबर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है एफडीआई से। ठीक है। खाली पड़ी जगह, खाली पड़ी तो उसका यूज़ कर लो। Desire to capture large and rapidly growing in high potential emerging market with substantially high and growing population। हमारे यहाँ पे ऐसा ही है,
लार्ज मार्केट दिन ब दिन कोई भी चीज़ का बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हर कंपनी की इच्छा होगी ना कि भैया हम इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि इनको हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट हो। शाओमी कंपनी ने क्यों इन्वेस्ट किया? एमआई आपने 4-5 साल पहले तो नाम भी नहीं सुना होगा, 5 साल पहले। आज 5 साल बाद 50% लोगों के पास एमआई का फ़ोन मिल जाएगा। लार्ज इंडिया में मोबाइल सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने इसको फायदेमंद देखा। ठीक है, easy penetration into markets of those countries that have established import restriction such as blanket bans, high customer duties, non-tariff barrier which make it difficult for foreign firm to sell in the host country by getting behind the tariff wall। मतलब क्या हुआ इसका पता है? एक कंट्री ऐसा, कुछ कंट्री ऐसे रहते हैं जो इंपोर्ट अलाउ नहीं करते, इंपोर्ट पे हाई टैरिफ लगा देंगे। ब्लैंकेट बैन मतलब ब्लैंकेट पे बैन लगाना नहीं, एक साथ सब पे बैन लगा देना। ब्लैंकेट बैन सबको पहना दिया बैन, ठीक है, ब्लैंकेटली सब पे बैन लगा दिया। ठीक है, बैन लगा देना। कुछ कंट्रीज इंपोर्ट पे इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, यानी उस टाइप के कंट्रीज में क्या होगा, इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे कंट्रीज के अंदर जो बाहर की कंपनी से जाके सीधा एफडीआई करती है, एफडीआई से क्या होगा, वहीं पे प्रोडक्शन होगा। वहीं पे प्रोडक्शन हुआ मतलब फिर तो बेच सकते कि नहीं बेच सकते? अरे जिस कंट्री में इंपोर्ट बैन है तो वहीं जाके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो, काम खत्म। शाओमी ने किया क्या, इंपोर्ट करोगे मोबाइल 18% ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने। एक काम करो, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो, 18% ड्यूटी नहीं लगेगी। यस और नो? क्योंकि पहले इंडिया में एक्साइज ड्यूटी था, अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो 18% एक्साइज ड्यूटी लगता था, और अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करते तो 18% ये कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो या एक्साइज ड्यूटी लगेगी या कस्टम ड्यूटी लगेगी। और अभी क्या हो गया, जीएसटी आ गया। आप इंपोर्ट करो तो कस्टम ड्यूटी लगनी ही है, और इंडिया में किसी को बेचा तो 18% जीएसटी भी लगना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक काम करो, डबल 18 लगने से अच्छा यही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करो। गवर्नमेंट का भी फायदा, मेक इन इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग। अब एक चीज और रहती है, किसी कंट्री में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं, आप पोल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे आप सिंगापुर वगैरह जाओगे तो कचरा फेंक सकते क्या रोड पे, आपको फाइन लग जाएगा। और इंडिया में सब करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंडिया के जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है बहुत लो है। आप झाड़ भी काट लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पोल्यूशन भी कर लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पानी में डाल दो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बाहर ऐसा नहीं चलता। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, जहाँ पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हटा के, जिस कंट्री में पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स बहुत लो है वहाँ पे चले जाते हैं। इनको क्या होता है, ज़्यादा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, अच्छा, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? पाकिस्तान में एफडीआई करेगा क्या कोई? नहीं। फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चाहिए होस्ट कंट्री में, वहाँ तो आतंकवादी आके खड़े हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। अब आगे सब फालतू के पॉइंट है, मतलब जबरदस्ती के पॉइंट है। ठीक है, पढ़ लेते एक बार। अच्छा, एक चीज बताओ, रेसिपिएंट कंट्री दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग कंट्री फॉरेन कैपिटल को वेलकम करते हैं, कुछ कंट्री फॉरेन कैपिटल को अपोज करते हैं। चाइना क्या करता है, अपोज करता है कि उनके पास खुद बहुत है, और इंडिया वेलकम करता है। तो कौन से कंट्री जाना चाहिए, एफडीआई कौन से कंट्री में जाएगा? इंडिया जैसी जगह में जाएगा। तो इंडिया क्या कैसे वेलकम करेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग बनाते हैं, आईटी पार्क्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें बेनिफिशियल रहती कि नहीं है एफडीआई वालों के लिए? हाँ भैया, रेडीमेड आईटी पार्क मिल गया, चलो जाके इन्वेस्ट कर दो, बैठ जाओ। रेडीमेड एसईजेड बना के दिया गवर्नमेंट ने, लैंड सस्ते के अंदर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो यही है हाई डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन कैपिटल। इसके बाद strategy to obtain control of the strategy to obtain control of strategic raw material or resource so as to ensure an uninterrupted supply at the lowest possible price, usually to form vertical integration। vertical FDI क्या था? जो फिनिश प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसी में लगने वाला प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। अब आपको समझ लीजिए कोई चीज यूज होती है, कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक्स नाम का प्रोडक्ट यूज होता है, एक्स नाम का कोई मेटल आपके प्रोडक्ट में लगता है, और वो एक्स नाम का मेटल किसी पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आपने क्या करना चाहिए, उसी कंट्री में जाओ और वो वहीं से खरीदो और वहीं प्रोडक्ट बना के बेचो। फिर तो अपने कंट्री में ही बैठे रहेंगे, उसको वहाँ से इंपोर्ट करोगे, आपकी गवर्नमेंट भी ड्यूटी लेंगी, वहाँ की गवर्नमेंट भी नाटक करेंगी, महंगा भी मिलेगा। आप अगर यहाँ बैठे बैठे खरीदोगे तो महंगा मिलेगा,
और वहाँ जाके खरीदोगे तो ऑब्वियसली सस्ता मिलेगा, यस और नो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, जो मेन रॉ मटेरियल है, की इंग्रेडिएंट है जो आपके प्रोडक्ट में यूज होता है। Desire to secure access to minerals and raw material deposit located elsewhere and earn profit through processing them to finished form. Example FDI in petroleum. ये क्या होता है? पेट्रोल ये सब कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है? क्रूड ऑयल अरब कंट्रीज के अंदर ज़्यादा अवेलेबल। अब इसमें क्या होगा? डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा है कहाँ जाने की, वहाँ जाके सिक्योर कर लो एक्सेस। किसका एक्सेस? वहाँ के तेल कुओं का, ऑयल वेल्स का एक्सेस कर लो, और वहीं पे अब रिफाइनरी वहाँ डालेंगे कि इंडिया में डालेंगे? सीधी बात है, मान लीजिए जहाँ क्रूड ऑयल का वेल है, मतलब जहाँ तेल कुआं है, वहीं पे रिफाइनरी डालना पूरा आएगा ना, कि नहीं वहाँ से वहाँ ऑयल निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया लेकर जाएंगे, फिर रिफाइन करेंगे। रिफाइन वहीं होगा और इंडिया में डायरेक्टली एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है इंडिया वाले डायरेक्ट क्रूड ऑयल भी बुला सकते हैं, भैया तुम क्रूड ऑयल भेजो, रिफाइनिंग हम करेंगे। इंडिया में भी 23 रिफाइनरी है, इंडिया में क्रूड ऑयल रिफाइनरी 23। इससे क्या फायदा होता है इंडिया को डायरेक्ट क्रूड बुला के? सबसे पहला वो लोग कॉस्ट ज्यादा लेते रिफाइन की, हम यहाँ खुद रिफाइन करेंगे, कॉस्ट कम होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हमारी इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखा जाता है। यानी किस अब इंडिया में सबसे ज्यादा कोल है, कोयला सबसे ज्यादा है। स्टील इंडिया में नीचे, अंडरग्राउंड स्टील मतलब जमीन के अंदर स्टील बहुत है, जिंक, मिनरल्स, ये सब चीजें बहुत है। इसलिए बहुत सारी बाहर की स्टील कंपनीज, बहुत सारी बाहर की जो कोल डिगिंग करने का काम करते हैं, वो सब यहाँ आके करना चाहते हैं कि भैया जहाँ मिनरल्स अवेलेबल है वहीं हम निकालें, वहीं प्योरीफाई करके फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इसलिए उस जगह पे एफडीआई ज़्यादा होता है जहाँ जो मिनरल्स अवेलेबल है और जिस कंपनी को वो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पेशेंट रहेगा वहीं हॉस्पिटल बनाएंगे ना, वो वाली बात। चलिए, अच्छा, लेबर अबंडेंट, कैपिटल अबंडेंट बताया था आपको। कोई प्रोडक्ट है जिसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता है और मैं उस कंट्री में बैठा हूं जहां कैपिटल अबंडेंट है, लेबर बहुत महंगा है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे कंट्री में जाके एफडीआई करो जहां पे लेबर अबंडेंट है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है लेबरियस प्रोडक्ट वो सस्ता पड़ जाए और कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। कैपिटल तो मेरे पास बहुत है। आई बात समझ में? ये है आपका लेबर इंटेंसिव और कैपिटल अबंडेंट। लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन होस्ट कंट्री एंड आइडेंटिफाइबल गैप्स इन डेवलपमेंट। ये क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था मार्केट मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ ये देखा जाता है। अगर मार्केट मैच्योर हो चुका है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और मैच्योर नहीं होने का है तो इन्वेस्ट करेगा। अगर आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी में गैप है, फॉर एग्जांपल आज जो इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो 4G के नाम पे 3G प्रोवाइड की जा रही है, क्या ये फुल्ली एफिशिएंट मार्केट है टेलीकम्युनिकेशन का, कि अभी भी और इसमें सैचुरेशन बाकी है, और भी इसके अंदर अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है, अभी भी और स्कोप बाकी है? तो क्या AT&T जो फॉरेन की आपकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अगर वो इंडिया में आके 5G सर्विस प्रोवाइड करेंगी तो पूरा के पूरा बाकी है कि नहीं मार्केट? 5G मार्केट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मैच्योर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा तो 4G भी स्टार्ट नहीं हुआ है बराबर तरीके से, कुछ कुछ सिटीज़ में है 4G, लेकिन वो भी उतने अच्छे से नहीं हुआ स्टार्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोअर एफिशिएंसी। जिस इकोनॉमी में लो एफिशिएंसी है वहां जाइए और उनकी लो एफिशिएंसी को हाई एफिशिएंसी करके पैसा कमाइए। ठीक है, क्या टैक्सेशन भी रहता है, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है? एक कंट्री में किसी प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेशन होगा, दूसरे कंट्री में उसी प्रोडक्ट पे लो टैक्सेशन होगा, तो एफडीआई कहाँ जाएगा? जिस कंट्री में लो टैक्सेशन रहे वहां पर। दुबई वगैरह में, मॉरिशियस वगैरह में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ता है? वहां पे टैक्स हेवेंस बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है। ठीक है, दुबई में पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स लगाया 5% उन्होंने सिर्फ। सिंगापुर में भी सिर्फ 5% इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे, चाहे गेहूं हो चाहे मर्सिडीज हो, कितना है? 5%। इंडिया में वैसा कर सकते क्या? हमारे राहुल बाबा बोलते हैं इंडिया में भी एक ही लगा दो, सिंगापुर ने देखो डेवलपमेंट किया, एक टैक्स लगा के, आप भी लगाओ। तो अरुण जेटली जी ने रिप्लाई दिया, भैया इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी इन इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। गरीब, सिंगापुर में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर इक्वल ही है। तो मर्सिडीज़ भी हर आदमी यूज़ कर रहा, गेहूँ भी हर आदमी खा रहा है, और हमारे यहाँ मर्सिडीज़ हर आदमी यूज़ कर रहा क्या? नहीं कर रहा। और गेहूँ तो हर आदमी खा रहा है, वीट, तो वीट के ऊपर 28% लगा देंगे क्या? नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,
और मर्सिडीज पे 5% लगाएंगे क्या? या अगर यूनिफॉर्म रेट 5% भी सोचे तो मर्सिडीज पे 5% लेना ठीक है क्या? नहीं, मर्सिडीज वाला तो 28 भी दे सकता है, उससे 28 लो, ठीक है। तो इंडिया में नहीं लगाया जैसा एक जैसा टैक्स। इनएविटेबिलिटी ऑफ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये क्या होता है? इनएविटेबिलिटी मतलब अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास है कि खरीदना पड़ेगा? हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए अभी रफेल वाला बहुत चल रहा था, फ्रांस की एक कंपनी है जो हमको रफेल फाइटर प्लेन सप्लाई कर रही है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, कैसे बनाते क्या बनाते वो उनकी सोच है। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, सीधी बात है, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते और अपना फॉर्मूला इंडिया वालों को बता देते हैं, खुद इन्वेस्ट नहीं करते, अच्छा ऐसे ऐसे बना लो, ये लो हमको पैसे दे दो, पेटेंट के पैसे दे दो और तुम बना लो, तो इंडिया वाले अगले बार खुद के नाम से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो ऐसे केस में वो लोग किसी को ट्रांसफर आउटसोर्सिंग नहीं करते, खुद जाके होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करके फाइटर प्लेन्स बना के आपको सप्लाई करेंगे या अपने ही कंट्री में बना के आपको भेज देंगे, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। 20 सेकेंड, हाई जीडीपी एंड हाई पर कैपिटा इनकम कपल्ड विद देयर हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ये क्या होता है? हाई जीडीपी हाई पर कैपिटा इनकम, जितना जीडीपी उतना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम होता क्या है? टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। जीडीपी बढ़ने से टोटल इनकम बढ़ेगी कि नहीं? नेशनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं? नेशनल इनकम बढ़ेगी, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। ये और इसको अगर हाई रेट ऑफ ग्रोथ से कपल कर दिया तो जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम उतनी ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम मतलब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा मतलब ग्रोथ ज्यादा। यस और नो? देयर आर ऑल्सो प्लेनेथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव सच एज, प्लेनेथ्रोपिक मतलब क्या होता है? इसके अलावा नेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कौन से? स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ होस्ट कंट्री। मतलब समझा आपको? हमारी गवर्नमेंट इंडिया में एफडीआई क्यों बुलाना चाह रही है? क्योंकि हमारे यहाँ हाई जीडीपी ग्रोथ बढ़े, हमारे लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े। इससे क्या होगा? पॉवर्टी हटेंगी, गरीबी कम होंगी, एफडीआई अगर इंडिया में आएगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा होस्ट कंट्री का, और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज एफडीआई के बिना हम मेट्रो बना सकते क्या? एयरपोर्ट्स बना सकते क्या? जो कंपनी बनाती है वो बाहर की कंपनी से, ठीक है। तो हमारे को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके बिना हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, इसलिए एफडीआई को एनकरेज किया जाता है। लास्ट इज prevalence of high standards of social amenities and possibility of good quality of life in host country. होस्ट कंट्री यानी मैं एग्जांपल इंडिया समझ लो, सारी सोशल एमिनिटीज हमको चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, गुड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारी चीज़ों के लिए एफडीआई बहुत ज़रूरी है। अब ये लास्ट के 3-4 पॉइंट ज़बरदस्ती फालतू है, मतलब बहुत रिलेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो अफेक्ट करते ही है। अभी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब डायरेक्टली नहीं होता है एफडीआई के, ये एफडीआई के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल का सोर्स है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 7th इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेनिस आर एप्पलियार्ड और एल्फर्ड फील्ड और स्टीवन कॉप्स 2P237। मतलब एक ये इनकी बुक है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर ये सोर्स है कि होस्ट कंट्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई, मतलब कौन सा होस्ट कंट्री किस टाइप का एफडीआई चाहेगा अपने कंट्री में। रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, पॉलिसी वाला एफडीआई, मार्केट सीकिंग एफडीआई, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई, बिजनेस फैसिलिटेशन एफडीआई। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसका मॉड्यूल से एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, ना मॉड्यूल में है ना कहीं और है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने के लिए डाला हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है मत पढ़ना, ठीक है। एक सोर्स था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, फैक्टर्स इन द होस्ट कंट्री डिस्करेजिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या कर रहे थे, बुला रहे थे, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं होस्ट कंट्री यानी जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण इनफ्लो कम हो।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो फॉरेन वाले आके इन्वेस्ट करेंगे क्या? आप जमीन ही नहीं दे रहे, पावर ही सप्लाई नहीं कर रहे, तो करेंगे क्या वो लोग इन्वेस्ट? नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो मतलब आपके कंट्री में चीज़ें महंगी है, लेबर महंगा है, रॉ मटेरियल महंगा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी बहुत डेफिसिट में है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लोग अनपढ़ है, लेबरों को अक्ल नहीं है, लेबर मार्केट रिजिड है, हमारी मांगे पूरी करो, बात बात पे अड़के बैठ जाते। ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, टैक्स रेजिम आपके फेवर में नहीं है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मार्केट बहुत छोटा साइज है और पोटेंशियल ग्रोथ भी नहीं दिख रहा, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कोई भी कॉपी कर लेगा आप जो बनाओगे। इंडिया में कॉपी बहुत जल्दी होता है ना, फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी, वो है। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी बाकी पहले ही किसी ने इन्वेस्ट किया था वो बेचारा भुगता हुआ है। प्रेवलेंस ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर, स्ट्रिंजेंट रूल्स है, लैक ऑफ ओपननेस है, लैंग्वेज बैरियर है, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, लैक ऑफ सिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कोई भी कभी भी किसी का मर्डर कर देता है, लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन एंड टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, कोई आएगा तो भैया उसका बराबर ध्यान नहीं रखा जाएगा, डबल टैक्सेशन है, लैक ऑफ जनरल स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस टूवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर, कई बार फॉरेनर को अलग एंगल से देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी 21, जो डिस्करेज करती है किसको? इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही है कि नहीं है? अगर होस्ट कंट्री में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फॉरेनर्स आना चाहेंगे क्या? नहीं आना चाहेंगे। अभी इतनी 21 याद रखेंगे क्या? नहीं, 5-6 ध्यान रख लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा है। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझा तो पूछ लो, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझा तो पूछ लो। चले आगे। अब आगे है मोड्स ऑफ एफडीआई। मोड्स मतलब किस तरीके से एफडीआई इंडिया में किया जा सकता है। पहला है ओपनिंग ऑफ, प्लीज ध्यान दो, ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी इन द फॉरेन कंट्री। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन यूएसए, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बना दी और सब्सिडरी उसको पूरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, तो ये क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी इन द फॉरेन कंट्री। या इक्विटी इंजेक्शन इनटू ओवरसीज कंपनी, ये क्या हो गया? बाहर की कंपनी है, जैसे मान लीजिए वीडियोकॉन बंद होने वाली है, कुछ है नहीं, उसके पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स खरीद लो, इक्विटी नाम का इंजेक्शन दे तो आप बन गए ओनर, मतलब अब आप अपने हिसाब से चलाओगे। एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी ऑलरेडी वहां पे है, उसके अंदर पूरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये क्या होता है? किसी के साथ मर्ज हो गए, किसी के साथ एक्विजिशन कर लिए, जैसे किसी किसी सेक्टर के अंदर एफडीआई 49% ही अलाउड था। मैंने आपको बताया था हीरो और होंडा दोनों मिल गए थे एक साथ, तो ये हो गया मर्जर एंड एक्विजिशन। जॉइंट वेंचर विद फॉरेन कंपनी हो सकता है ये? यस, बिल्कुल हो सकता है। मारुति सुजुकी ने क्या किया था? वही किया था। और लास्ट है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड मतलब मैंने आपको बताया था फाउंडेशन में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है पहले वहां पे कुछ भी नहीं था और उसको पूरा नए सिरे से हमने बनाया। ग्रीनफील्ड ये होता है। तो ब्राउन फील्ड क्या होता है? इसका अपोजिट। ब्राउन फील्ड मतलब पहले वहां कुछ तो भी था, उसको हमने रिनोवेट किया या थोड़ा तोड़ताड़ करके नया बनाया। आई बात समझ में? जमीन पूरी खाली है, पूरा नया बनाया मतलब ग्रीनफील्ड, और कुछ तो भी तोड़ताड़ किया, फिर से रिनोवेट किया, बहुत सारे चेंजेस किए, तो इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। आई बात समझ में? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ओवरसीज एफिलिएट फॉर फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन बाय पेरेंट कंपनी। सब कुछ फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीनफील्ड, ठीक है। चलिए अब एक चीज और ले लेते फिर रुक जाएंगे, उससे ज्यादा होगा नहीं। आज कंप्लीट तो होने से रहा, ठीक है। हाँ, कल कंप्लीट, संडे बच गया, कल छुट्टी मत मानना, लास्ट डे। कल थोड़ा लेट ले क्लास, 7:30, 8 से खत्म नहीं होगा बेटा। फिर 1 सेकेंड, 8 में 1 सेकेंड, अरे 1 मिनट, अरे 1 मिनट तो रुको, देखने तो दो।
एफडीआई के बेनिफिट्स अभी अपन पढ़ लेंगे 7:30 7:30 नहीं होगा, नहीं तो फिर भगाना पड़ेगा, क्या फायदा बोलो, मतलब आज भी कंप्लीट करा सकता था, अभी आपको बोलूं 9:30 तक रुको तो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन क्या फायदा, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती 8:45 के बाद, तो ऐसा पढ़ा के भी क्या फायदा। ठीक है, तो कल 7:30 आधे घंटे का बेनिफिट दे दिया ना, और क्या चाहिए। कितने बजे उठते वैसे आप लोग? 6:30 को उठ के आते क्या? तो नहा के नहीं आते क्या? 6:30 को उठते तो 6:30 को उठना पड़ेगा, 6:30 वालों को 7 को उठना पड़ेगा, आधी घंटे ज्यादा सो जाना। ठीक है, चलो अब हम लोग प्लीज ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, अब हम सिर्फ पढ़ते हैं एफडीआई के बेनिफिट्स, बस 15 मिनट में हो जाएंगे, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, क्या फायदे हैं एफडीआई के, काय के लिए कर रहे हैं एफडीआई, किसको बेनिफिट है? दोनों 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 दोनों। आप समझ लो होस्ट कंट्री के हिसाब से सोचो, दोनों के हिसाब से सोचना है, वैसे यहां तो दोनों के हिसाब से लिखा हुआ है, होस्ट कंट्री और होम कंट्री। देखो डील कभी भी स्ट्राइक तभी होंगी जब दोनों को बेनिफिट रहेगा। कोई यूएसए वाला अपने पे चैरिटी नहीं करेगा यहाँ खोल के, उसको भी कुछ मिलेगा इसलिए करेगा। तो दोनों के हिसाब से क्या एफडीआई के फायदे, आपको भी और उनको भी। होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो जाएंगे और होम कंट्री के जो एडिशनल रिसोर्सेज है वो आ जाएंगे। ठीक है, और होस्ट कंट्री, चलो पहले अपन बाइफरकेट करते हैं। होस्ट कंट्री को क्या फायदा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएंगी, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होंगी, और बस इतना ही। फॉरेन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एफआईआई नहीं बेटा, एफडीआई की बात कर रहे हैं, एफआईआई को छोड़ दो। नहीं नहीं अलग है ना, वाह एफआईआई तो अलग चीज है, और तो एफडीआई बोलो ना, एफआईआई नहीं, एफआईआई एफडीआई की है क्या, बहुत फर्क है। और बस इतना ही। इस टाइप के पॉइंट्स अभी कहीं तो भी देखे थे, बस वही चीज का कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सा कम ज्यादा है, बाकी कॉपी पेस्ट है। एक बार पढ़ते शांति से, कुछ नया दिखेगा तो समझ लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कुछ कुछ अलग है, आपको बताता हूं। अरे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस यूनिट वी फोकस ओनली होस्ट कंट्री इफेक्ट्स ऑफ एफडीआई विद पर्टिकुलर अटेंशन टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी होस्ट कंट्री के बेनिफिट्स दिए हैं यहाँ पे। फॉरेन की एंट्री होने से क्या होता, फॉरेन एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज यूजुअली fosters competition and generates competitive environment in the host country। कंपटीशन बढ़ने से फायदा होता, हाँ इंडिया के जो लोग हैं उनकी मोनोपोली कम हो जाएंगी, उनकी मोनोपोली कम होगी तो लोगों को चीजें सस्ते में मिलना स्टार्ट होगा। नोकिया पहले कितना महंगा बेचता था, आज सोचो नोकिया ने कितने पैसे कमाए होंगे, 23-24 हजार के बटन वाले फोन देता था। ठीक है, और आज अपने को 7-8 हजार में तो एक नंबर बढ़िया फोन मिल जाता है। ठीक है, तो नोकिया ने कितना बेवकूफ बनाया था सोचो। ठीक है, this result in positive outcomes in the form of cost reducing, quality improvement, quality भी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही सेल फोन्स की। ठीक है, higher efficiency and increasing variety of better products and services at lower price, ensuring wider choice and welfare of consumer। समझ आया ये पॉइंट, शुद्ध इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कैपिटल अलाउज कंट्री टू फाइनेंस more investment that can be supported by domestic saving। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल कैपिटल के आने से क्या होगा, इंटरनेशनल कैपिटल इंडिया में आ रहा, अब वो कैपिटल इंडिया के लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और एस का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। हाँ कि ना, वही पॉइंट है। द प्रोविजन ऑफ इंक्रीज कैपिटल, जो कैपिटल ज्यादा आएगा ये लेबर को मिलेगा, अदर अवेलेबल रिसोर्सेज इन होस्ट कंट्री दैट एनहांस द टोटल आउटपुट फ्लोइंग फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसे ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे, और वही पैसे वो लोग यूज करते हैं बाद में।
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो बेचारे अभी अभी बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अगर उनके अंदर एफडीआई आ जाए, उनके अंदर अगर एफडीआई नाम की आत्मा आ जाए, तो उनकी ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी? ग्रोथ बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जल्दी बढ़ेगा, यानी ग्रोथ रेट तेज हो जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर स्किल्स, सब कुछ इसके पास नया आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या लोग एफडीआई के लिए कंपटीशन करते? लोग मतलब कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले, चाइना वाले, मतलब समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे सब स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अलग है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स का पहले जो नैनो कार आने वाली थी, उसका प्लांट वेस्ट बंगाल में खुल रहा था, वहाँ पे लोगों ने अपोज किया, तो क्या हुआ? उस वक्त गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने क्या किया, 1 रुपए में जमीन दी। महाराष्ट्र वालों ने भी ट्राई किया लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले उनको जमीन बोले पूरे पैसे लेंगे, नरेंद्र मोदी बोले 1 रुपए में जमीन दे देंगे। तो व्हाट इज बेटर, पूरे पैसे खर्चा करना कि 1 रुपए में जमीन लेना? 1 रुपए में जमीन लेना, सीधी बात है। क्यों किया मोदी जी ने ऐसा? वो अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहते थे। इन्वेस्टमेंट होने से फायदा होता कि नहीं होता? कंपटीशन बढ़ेगा, सब कुछ होगा। वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज भी एफडीआई के लिए कॉम्पीट करते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े बाहर की कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे डायनामिक गुजरात, मैग्नेटिक महाराष्ट्र, इस टाइप के बहुत सारे समिट्स होते हैं। इसके अंदर बाहर के बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको इनविटेशन भेजा जाता है कि आप महाराष्ट्र में आइए, आप गुजरात में आइए, आप उत्तर प्रदेश में आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने से क्या होगा? उस स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं? अभी एप्पल के फोन महाराष्ट्र में बनने वाले, फॉक्सकॉन नाम की कंपनी महाराष्ट्र में पुणे के साइड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनीज मोबाइल फोन बनाएंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे आगे इंजीनियर्स काम से लगेंगे, यस और नो, ठीक है। तो इसके लिए कंपटीशन किया जाता है कई बार, और ऐसा अगर कंपटीशन होगा, बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? कंपनीज कहाँ जाना प्रेफर करेंगी? जहाँ लीगल फॉर्मेलिटी कम है, टैक्स रेट कम है, फैसिलिटीज ज़्यादा है, पावर सप्लाई फुल है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर आपको एफडीआई चाहिए, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज कंट्री में सुधारना पड़ेगा कि नहीं सुधारना पड़ेगा? और ये सारी फैसिलिटी आप अगर सुधारोगे तो कंट्री का अपने आप डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? मेहमान घर पे आने वाला रहता तो खाना अच्छा बनाते कि नहीं बनाते? और वो खाना अच्छा बनेगा तो सिर्फ मेहमान को देंगे कि घर वालों को भी मिलेगा? मिलेगा ना, बस वो ये सिंपल एग्जांपल है, और क्या है। Since FDI involves setting up of production base in terms of factory, power plant, etc., it generates direct employment in the recipient country, यानी host country. FDI also promote relatively higher wages for skilled jobs and also to less educated unskilled person engages those unit. इंडिया वाले जॉब जो सैलरी कम देते हैं, और फॉरेन वाले अगर आते हैं तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा देते हैं, तो इससे क्या होता है? लोगों का रेवेन्यू भी बढ़ता है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो। इसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेशन प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। एफडीआई एंटेल्स जनरली people to people relation and usually considered as promoter of bilateral and international trade. Greater openness to foreign capital, ये डिसएडवांटेज है, इसको काट दो। ग्रेटर ओपननेस से लेके जो हायर तक है ना, दिख रहा, इसको काट दो। ये चीज डिसएडवांटेज का 7 पॉइंट है, वो डिसएडवांटेज इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसको, क्योंकि अभी हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। फॉरेन कॉर्पोरेशन जो रहेंगे तो फॉरेन मार्केट का बेटर एक्सेस होगा, मतलब वहां की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएंगी, और फॉरेन मार्केट का एक्सेस होगा तो हमारा फायदा है कि नहीं है? यस और नो? कुछ और पॉइंट है। देयर इज ऑल्सो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ एंसिलरी यूनिट रिजल्टिंग टू जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स। एंसिलरी यूनिट्स का मतलब बताओ? related to main business, ancillary service related to providing main business. For example, होंडा कंपनी इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, किसका? टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का, और वो टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं। टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने के बाद पोस्ट सेल सर्विस भी देना पड़ता है। सेल के बाद सर्विस लगेंगी कि नहीं? सर्विस स्टेशन खोलने पड़ेंगे।
अब सर्विस हमारे यहाँ कितने सारे लेबर है खाली बैठे हुए हैं जिनको गाड़ी ठीक करना आता है, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं, किसी को फ्रेंचाइजी दे देती है होंडा कंपनी। फ्रेंचाइजी देने से क्या होता है, सर्विस स्टेशन भी खुल जाता है। अब अगर किसी प्रोडक्ट का सर्विस स्टेशन अवेलेबल है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप एक बार जरूर ये सोचते होंगे कि नागपुर में इस प्रोडक्ट का सर्विस स्टेशन है क्या। और जस्ट इमेजिन होंडा के टू व्हीलर्स का सर्विस स्टेशन यहाँ है ही नहीं, तो आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदेंगे। सर्विस स्टेशन है तो आप खरीदोगे। सर्विस स्टेशन होने से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के सेल का इस सर्विस स्टेशन का और गहरा संबंध है दोनों का, बिकॉज इट इज एंसिलरी सर्विसेज। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कार में एक्सेसरीज लगती है, एक्सेसरीज वगैरह रहती कि नहीं रहती, तो एक्सेसरीज क्या हो गया, एंसिलरी, एंसिलरी टू मेन सर्विस। और आपको एक चीज बताता हूं इसके अंदर, हाँ मैंने एक एग्जांपल दिया था कल परसों आपको, जैसे टीवी आप खरीदते हो सैमसंग का या एलजी का, अगर वो बोलते हैं हम फिटिंग नहीं करेंगे आके, तो खरीदोगे क्या आप? नहीं। जब तक आप घर पहुंचा के फिटिंग करके नहीं देते, चालू करके डेमो नहीं देते, तब तक आप लोग टीवी नहीं खरीदोगे। तो ये क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट सेल की एंसिलरी सर्विस, उसके बिना वो टीवी नहीं बिकेगा। आई बात समझ में? एंसिलरी यूनिट्स, ठीक है। Foreign enterprise with their global network of marketing are in unique position to utilize their strength to promote exports of developing countries। सही बात है। अगर एक कंट्री में एफडीआई खोलेंगे, मान लीजिए सैमसंग ने इंडिया के अंदर 2 बड़े बड़े प्लांट लगाए, तो वो क्या करेंगे, इंडिया में प्लांट लगाया तो श्रीलंका में भी अलग, बांग्लादेश में भी अलग, नेपाल में भी अलग, भूटान में भी अलग, इधर अलग अलग नहीं लगाएंगे। एक जगह खोल दिया, वहीं मैन्युफैक्चर करके सब जगह एक्सपोर्ट कर देंगे। तो डेवलपिंग कंट्री यानी हमारे जैसे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। If foreign capital produces goods for export with export potential, the host country is in the position to secure scarce foreign exchange, which can be used to import needed capital equipments or material to assist the country's development plan or to ease its external debt servicing। बाहर की डेब्ट, जो डेब्ट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, डेब्ट सर्विसिंग कैसे होती है? डेब्ट सर्विस नहीं पता आपको? लोन सर्विस करना मतलब, लोन सर्विस करना, डेब्ट सर्विस करना नहीं पता? आपने किसी से उधार लिया, आपने मेरे से 12,000 रुपए लिए और आपने मुझे बोला सर मैं 1,000 करके हर महीने आपको चुका दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने वो 12,000 लिए तो हर महीने आपको सर्विस देना है मुझे। कौन सी सर्विस? 1,000 रीपेमेंट की सर्विस। इसको बोलते हैं लोन सर्विस। आपने लोन तो ले लिया, डेब्ट सर्विस, डेब्ट आपने लिया है तो बदले में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आप रीपेमेंट बराबर नहीं कर पाए, दैट मीन्स यू आर अनेबल टू सर्विस द डेब्ट। जो डेब्ट है उसको सर्विस कैसे दोगे? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसको बोलते हैं, इंडिया वालों को भी जो डेब्ट लोन उन्होंने बाहर से लेके रखा है, एक्सटर्नल डेब्ट को सर्विस करते रहना पड़ता है बार बार। सर्विस मतलब उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मुझे तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो मैं क्या करूंगा? आपको चिल्लाऊंगा कि नहीं चिल्लाऊंगा, भैया मेरे पैसे लाओ। या आपने कुछ मॉर्गेज किया होगा तो बेच दूंगा। तो हमको पैसे चाहिए कि नहीं लोन सर्विस करने के लिए? इसको बोलते हैं लोन सर्विस करना। समझ आया? इसके बाद, if the host country is in a position to implement effective tax measure, the foreign investment project would act as source of new tax revenue which can be used for development project। foreigners आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टैक्स मिलेगा तो हमारी कंट्री की इनकम बढ़ेगी। It is likely that foreign investment can enter into industries in which scale economics can be realized so that consumer price be lowered। कभी भी किसी चीज के अंदर अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट प्राइस हमेशा कम होता है। जैसे इंडिया के अंदर अभी सोलर पैनल्स की डिमांड बहुत है, आप हर छत के ऊपर देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर सेल्स इंडिया में नहीं बनते हैं, वो इंपोर्ट होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे कंपनीज है जो डायरेक्टली सोलर पैनल वहीं से बना के इंडिया के अंदर बेचते हैं, और कई इंडियन कंपनीज है जो सीधा सोलर सेल्स इंपोर्ट करती है और यहीं पे मैन्युफैक्चर करती है। टाटा, विक्रम सोलर, नेविटास, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है सोलर सेल इंपोर्ट करेंगे और यहीं बना के बेचेंगे।
कौन सी कंट्री, कौन सा प्रोडक्ट आपने लेना चाहिए? वो सोलर सेल इंपोर्ट करके बनाने वालों का प्रोडक्ट लेना चाहिए कि उनका लेना चाहिए? लेना तो उनका चाहिए, लेकिन क्वालिटी में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वो लोग वहीं बना के भेज रहे हैं, वो क्वालिटी कभी भी सुपीरियर रहेंगी, और ऐसा ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इंटरवीन किया। गवर्नमेंट ने, अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पैनल लगाते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे, यानी मैं अगर मेरे छत पे लगाता हूँ तो मुझे पर केवीए 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। और लेकिन अगर मैंने वो पैनल नहीं लगाया इंडियन मैन्युफैक्चर, मैंने वो इंपोर्टेड लगा लिया, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब लोग क्या करेंगे? सीधी बात है, इंडिया वाला लगाएंगे। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन है, फर्क तो है। लेकिन वो महंगा भी पड़ता है और सब्सिडी भी नहीं मिलती, तो इसलिए कोई लगाता नहीं है, ठीक है। Increased competition resulting from inflow of foreign direct investment facilitate weakening of market power of domestic monopolies. मान लीजिए नोकिया नाम की, मान लीजिए क्या, नोकिया नाम की एक ही कंपनी थी जिसकी मोनोपोली थी हैंडसेट्स में। क्या उसकी मोनोपोली खत्म हो गई सैमसंग के आने से, एप्पल के आने से, एमआई के आने से, मोटोरोला के आने से? यस और नो? तो जो महंगा वो बेच रहा था, मोनोपोली, मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, सिंगल सेलर हमेशा महंगा बेचेगा कि सस्ता बेचेगा? ऑब्वियसली महंगा बेचेगा। तो इन्फ्लेशन ज्यादा था, अब वो इन्फ्लेशन कम हो गया। Since FDI has a distinct advantage over external borrowing, it is considered to have favorable impact on host country balance of payment position. कैसे समझा क्या? ये 13 पॉइंट बताओ। समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो समझाता हूं, एक बार पढ़ो। अगर आप लोन लेते हो तो लोन लिए तो कभी तो भी रिपेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है? लोन लिया, अगर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो लोन के फॉर्म में होता है तो उसको सर्विस भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद ही यहाँ आके बैठ जाता है और इंडस्ट्री लगाता है तो कभी रिपेमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एंड लास्ट इज, फॉरेनर्स बेचारे आते हैं, उनका वर्क कल्चर अच्छा रहता है, उनके ऑफिसेस नीट एंड क्लीन रहते हैं, काफ़ी कुछ रहता है, ठीक है। बेटर वर्क कल्चर, हायर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स ब्रॉट इन बाय फॉरेन फर्म्स मे पॉसिबली इंड्यूस प्रोडक्टिविटी रिलेटेड अवेयरनेस एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी लिमिटेड। पहले अगर आपको आज से 20-30 साल पहले कार खरीदनी थी तो मारुति के अलावा ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नहीं थे, तो मारुति अपनी दादागिरी करती थी, सर्विस से रिलेटेड ज़्यादा सुनती नहीं थी। हाँ देख लेंगे, आपको नंबर लगाना पड़ता था, और आपको सर्विस भी, मतलब जैसे आजकल कैसे टेस्ट राइड लेने के लिए भी घर पे आ जाते सब कुछ, यानी आपने सिर्फ बोलना है कि मुझे कार खरीदनी है, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सब हुआ कैसे? फॉरेन कंपनी के आने से। उनकी सर्विस देने का तरीका, ड्रॉप पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मारुति ने आज तक नहीं दी, अब बाकी लोगों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, इसलिए मारुति सुजुकी को भी वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जो पहले इंडियन कंपनीज नहीं देती थी, लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स आ गए, वो लोग सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हुए, वहां पे तो सर्विस चलती है ना, उनको आदत रहती है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की, तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के कारण इंडियन कंपनीज को भी मजबूरी में वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इससे क्या होता है? वर्क कल्चर अच्छा होता है, इंडिया में सर्विस अच्छी मिलती है, और बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है। आया समझ में? तो ये थे बेनिफिट्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी है एफडीआई से एसोसिएटेड। अब आगे दिए हुए पेट भर के प्रॉब्लम्स है, 16 पॉइंट भर के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स होने के बाद इंडिया में एफडीआई का क्या होता है वो हम लोग कल देखते हैं। कल हम लोग मिल रहे हैं शार्प